थैंक यू। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डायरेक्टर, स्टाफ मेंबर और प्यारे बच्चों, आज हमेशा की तरह हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, आजकल पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को। दिक्कत किस बात की है कि एक तो हमारा कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें हम परिपूर्ण नहीं होते, और दूसरा कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालते हैं, जो कि जैसे हम मोबाइल की तरफ जाते हैं, मोबाइल में रील स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद माइंड से वो चीज़ निकल जाती है। तो मैं टीचर से आग्रह करूँगा, चेयर्स हैं तो आराम से बैठ सकते हैं आप लोग, ताकि एक अच्छे से कोऑर्डिनेशन बन सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक है केवल 30 मिनट्स का टॉपिक है और ध्यान से सुनने की जरूरत है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश, मैं इस सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी, इसको हम एसबीटी टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया जो है बेसिकली एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया, सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया, डॉक्टर रॉबर्ट ख्यांसो के द्वारा, जो जापान के ब्रेन साइंटिस्ट है, उनके द्वारा इसको रिसर्च किया गया। इसमें रिसर्च के दौरान एक चीज कंक्लूजन पे आई कि हमारे पास जो दिमाग होते हैं इसका हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने टारगेट्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारी इंडियन एजुकेशन एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कहीं पे भी ब्रेन एजुकेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आप मेरी तरफ देखिए एक बार, इसको हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ब्रेन हमारा लेफ्ट और राइट और एक मिड ब्रेन होता है हमारे दिमाग के अंदर। लेफ्ट वाला जो भाग होता है हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, और राइट वाला पार्ट जो होता है वो हमारा राइट हैंड की तरफ होता है। ठीक है। मैंने निगाटा यूनिवर्सिटी जापान से ब्रेन इंजीनियरिंग की स्टडी करने के बाद में हम लोग 3 लोग हैं। एक डॉक्टर विनोद दिल्ली से हैं, एक हमारे डॉक्टर कमलेश चंद्रा जी हैं जो बीकानेर सहाना इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं, और एक मैंने। हम लोगों ने तीनों ने 2021 में इस ब्रेन इंजीनियरिंग को करने के बाद, उसके बाद हमने लगभग 35,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सब्जेक्ट वीक है, मैथ में कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो मैथ बहुत अच्छे से हम उसको करना सिखा देते हैं। अगर साइंस में दिक्कत है तो बच्चा साइंस में अच्छा हो सकता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में अच्छा हो सकता है। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी वीकनेस का और स्ट्रेंथ का रीजन क्या है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि आप इंटेलिजेंट क्यों होते हैं। हम एक एज ए फ्रेंड बात करेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस किस चीज पर डिपेंड करती है और हमारी जो वीकनेस है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, और हम बिल्कुल बीच मझधार में होते हैं, उसका वजह क्या रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान से सुन ले, जमाना दिन प्रतिदिन इतना बदलता जा रहा है, हर 5 साल में जनरेशन चेंज हो रही है, और हर एक साल के अंदर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बहुत गिरता हुआ नजर आ रहा है। राइट। पब्लिक इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1% रोजगार है इस दुनिया के अंदर। रोजगार का मतलब ये है कि अगर 10 वैकेंसी निकलती है तो उसका 100 गुना फार्म भरते हैं बच्चे, कम से कम बता रहा हूं। माना कि हमारा सेट एग्जाम हुआ था, सेट एग्जाम में देखो कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने क्वालिफाई होंगे, उसमें से कितने बच्चे लगेंगे। तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है कि एक तो हमारा रेंडम टारगेट्स होते हैं, हमारे फिक्स टारगेट नहीं होते। राइट। हम पीएचडी करते होते हैं केमिस्ट्री से, मैथ से, फिजिक्स से, लेकिन एक बार हम ट्राई करते हैं कि चल कोई नहीं, फिजिक्स हमारी पीएचडी चलती रहेगी, एक बार ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भर के देख लेते हैं। अगर ड्यूरिंग पीएचडी हमारा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है तो हम ग्रुप डी को सिलेक्ट कर लेते हैं कि चलो जॉब कर लेते हैं, पीएचडी तो छोड़ देते हैं। टारगेट से बच्चे इतने रैंडम हो गए हैं
कि उनका इतना फ्लक्चुएट माइंड हो चुका है कि एक जगह टिक नहीं पाता। इसकी वजह क्या है, बच्चे की वीकनेस की वजह क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ की वजह क्या है, हम इसको बिल्कुल एज ए फ्रेंडली डिस्कस करेंगे। ब्रेन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक हमारा राइट ब्रेन होता है, एक इसके बीच की दीवार होती है जो ग्लास की तरह, शीशे की तरह काम करती है, उस मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं, बीच का दिमाग, राइट। हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, इससे हम जितनी भी एजुकेशन करते हैं, हम जब 3 साल से लेकर मैक्सिमम 30 साल तक, 30 साल में हमारी पीएचडी हो जाती है, उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। वो सारी जो तैयारी है वो हमारे स्कूलिंग और कॉलेज की स्टडी पर डिपेंड करती है कि हमने वहाँ कितना अच्छा टाइम दिया पढ़ाई को, और उसी के हिसाब से हम बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं। कोई ये सोचे ना कि मैंने कॉलेज और स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और मैं गवर्नमेंट जॉब लग सकता हूँ, ऐसा चांस नहीं है, ठीक है। कोई 1% एक्सेप्शनल केस कहीं भी हो सकता है, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन 95% चांस उसी बच्चे के सिलेक्शन के हैं जो बच्चा स्कूलिंग अच्छी करते हैं, कॉलेज अच्छा करते हैं, और आगे जाके वो सही समय पे अपनी तैयारी करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, राइट। हम बात करते हैं लेफ्ट ब्रेन की। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट ब्रेन से हम पढ़ाई करते हैं टोटल जितनी भी एजुकेशन होती है, और राइट ब्रेन से पढ़ाई को छोड़कर जितने भी काम होते हैं, मोबाइल देखना, टाइम वेस्ट करना, गपशप मारना, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, सब कुछ जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में आती है जहां पढ़ाई का जिक्र ही नहीं है, वो सारा हम राइट ब्रेन से करते हैं। क्लियर? प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको कैसे काम होता है, ब्रेन अंदर से काम कैसे करता है, कैसे तुम स्टडी करते हो, वो सारा मटेरियल मेरे पास पेन ड्राइव में है। आज हम आपको उसको डिस्कस करेंगे बड़ा अच्छे तरीके से, पहले समझेंगे चीजों को। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन दिन में काम करते हैं जब आप लोग कॉलेज में होते हैं, या फिर आप जब होश में होते हैं। जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक राइट और लेफ्ट ब्रेन अच्छे से काम करते हैं। जैसे आप लोग सो जाते हैं, सोने के बाद में लेफ्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन कट हो जाता बॉडी से। जैसे कि बॉडी से कनेक्शन कट हो गया तो आपको स्मेल नहीं आती सोते हुए, ना आप सुन सकते, ना आप बोल सकते, ना आप किसी भी चीज को महसूस कर सकते, राइट। देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल करना, सब कुछ चीजें हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है, जैसे हम हीलिंग पोजीशन में होते हैं। मतलब कि सोने के बाद में, नींद आने के बाद में हमारी इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो मिड ब्रेन होता है, बीच का जो दिमाग होता है, ग्लास की तरह काम करते हैं, उसका काम क्या रहता है। हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो ड्रीम्स लेता है, सपने लेता है रात को, राइट। अब ड्रीम्स जो लेता है, आप किसी भी ड्रीम की शुरुआत नहीं बता सकते, आप प्रैक्टिकल जजमेंट करके देख सकते हो अपने आप में। जब भी आपको कोई सपना आता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी बीच में आया हूं, इससे पहले कोई कोई कहानी स्टार्ट हो रखी थी। 2 लोग आपसे मिलेंगे आके, ड्रीम्स में ऐसा होता है, वो आपसे बात करेंगे, आपको लास्ट एंड तक ड्रीम्स का बिल्कुल पता होता है कि खत्म कहाँ हुआ था। और कोई बच्चा ये बोले कि सर मेरे को पता है कि ड्रीम की शुरुआत मैं जानता हूँ। ऐसा रिसर्च हुआ है, डॉक्टर रॉबर्ट कैंसो ने लगभग 300 ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया था जिनको सबसे ज्यादा सपने आते हैं। सपने कब आते हैं, क्यों आते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारी 5 तरह की वेव्स होती है ब्रेन के अंदर। एक होती है अल्फा वेव्स, एक होती है बीटा वेव्स, एक होती है थीटा वेव्स, एक गामा वेव्स और डेल्टा वेव्स, राइट। हम इनको अलग अलग साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे कि हमारे, जब हम सो जाते हैं, रात को सो जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बना है। किससे बना है? न्यूरॉन सेल्स। व्हाट इज न्यूरॉन सेल? न्यूरॉन सेल का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कैच करके आपकी मेमोरी में डालने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? न्यूरॉन सेल करते हैं। आपके मैथमेटिक्स को पढ़ने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन सेल करते हैं। इंग्लिश पढ़ने का काम भी न्यूरॉन सेल करते हैं। आपकी साइंस पढ़ने का काम भी न्यूरॉन सेल करते हैं। आप कोई भी एजुकेशन, कोई भी बुक आपके हाथ में है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं और उसको याद करके अगर आप मेमोरी में डालना चाहते हैं तो आपके न्यूरॉन सेल एक्टिव और डीएक्टिव पे डिपेंड करते हैं। आपका इंटरेस्ट किसी चीज में क्रिएट नहीं होता। हम कहते हैं कि टीचर बोलते हैं, मैंने काफी बार देखा है, मैंने 3 चेयर लगा दी, यहाँ पे एक बच्चा बैठ गया, एक पेरेंट्स बैठ गया, एक टीचर बैठ गया, तो तीनों की वार्तालाप में एक डिस्कस चल रहा है। पेरेंट्स को एक टीचर ने फीडबैक दिया बच्चे को लेकर कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता सर, मेरी लेक्चर के अंदर ध्यान नहीं देता बच्चा, फोकस नहीं कर पाता, राइट। ये सब चीजें क्या होती है? व्हाट इज फोकस, व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज ध्यान,
क्या होता है ये सब चीजें आपके न्यूरॉन सेल पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं है तो आपका कभी भी फोकस नहीं बनेगा किसी चीज में। ठीक है, आपकी आंखें उस चीज को देख सकती है, लेकिन आंखें सिर्फ डिवाइस है, उसको मेमोरी आपकी जो अंदर की जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल है, और न्यूरॉन सेल ही एक स्टोरेज कैपेसिटी का भी काम करते हैं और किसी चीज में इंटरेस्ट क्रिएट करने का भी काम करते हैं। आपको हम थोड़ा सा डिस्कस में बताएंगे कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। एक लेक्चर के दौरान हम इसमें आपको एज ए पीपीटी दिखाएंगे। आप सारे बच्चे इसको एसबीटी टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। एसबीटी मतलब सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया। ये जो इंडिया में लेके आने वाला मैं ही प्रथम व्यक्ति हूँ जिसको इसको लेके आने में हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं, जिसमें हम स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर हम लोग रूटीन में काम कर रहे हैं। कोई बच्चा कहता है सर मेरा मैथ अच्छा नहीं है, देखो आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रखा है, माना कि तुमने प्लस टू तक नॉन मेडिकल अच्छा किया, उसके बाद तुम्हारा मन किया कि यार नॉन मेडिकल में तो बहुत हार्ड स्टडी है, इसको छोड़ देते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, पॉलिटिकल ले लेते हैं या कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब हमारा नॉन मेडिकल में अच्छा इंटरेस्ट था तो आपने छोड़ा क्यों? क्योंकि आगे गवर्नमेंट जॉब में है ना, जिस बच्चे का नॉन मेडिकल सब्जेक्ट होता है जो बच्चे बीटेक करते हैं ना, आप कोई भी देख लेना, इवन अगर कोई बच्चा लाइनमैन भी लगता है ना, बिजली बोर्ड में लगता है, उनका 70% डेटा उठा के देखो पॉलिटेक्निक वाले या बीटेक वाले बच्चे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो साइंस की पढ़ाई करते हैं, वहां पे साइंस और मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, तो उसी कंटेंट के बेस पे तुरंत वो एग्जाम क्वालिफाई करके अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं बच्चे। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ ये हमारा लोगो है, यही हमारा यूट्यूब चैनल है। आप कोई भी बच्चा एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया के नाम से देखोगे, हमारे डेली के स्कूलों में कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। हम किसी भी बच्चे का, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में मैथ इंग्लिश और साइंस की जरूरत पड़ेगी, कितना ही कोशिश कर लो, डिग्री में तुम उन सब्जेक्ट से पिंड छुड़ा सकते हो, लेकिन आपके जब एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उसमें हर हाल में रीजनिंग मैथ साइंस लगभग 40 से 45 मार्क्स के आते हैं। अगर ये आपको नहीं आते तो आपकी जॉब कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अब दिखाएंगे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसमें। देखो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हमारा जो ब्रेन होता है बेसिकली हमारे फिंगरप्रिंट पे डिपेंड करता है। एक टेस्टिंग होती है फिंगरप्रिंट से, किसी भी बच्चे के ब्रेन का एनालिसिस किया जा सकता है। जिन बच्चों को अपने ब्रेन को चेक कराना है, न्यूरॉन सेल चेक कराने हैं, तो फिंगरप्रिंट का बेस बनता है। इसमें एक मशीन आती है जिसमें हम किसी भी बच्चे के फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम किसी भी बच्चे का टैलेंट निकाल के दे सकते हैं। इसके टेस्टिमोनियल की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो कि क्यों डिपेंड करता है हमारे फिंगरप्रिंट पे। हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, जब हम 4 महीने के होते हैं, तो हमारा बॉडी का एवरी पार्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन 2 चीज बचती है सिर्फ। एक तो हमारा दिमाग के जो ब्रेन के जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो न्यूरॉन सेल हैं, और फिंगरप्रिंट उंगलियां तैयार हो जाती है, लेकिन उंगलियों के ऊपर जो निशान होते हैं, टोटल हमारे 4 तरह के फिंगरप्रिंट होते हैं। एक होता है लूप, एक होता आर्च, एक होता वर्ल, एक होता एक्सीडेंटल। फर्दर फिर इनके 18 टाइप्स होते हैं, 18 टाइप्स होते हैं। वो हम ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे आपको, जब हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस होगा उसमें 1 बाय 1 फिंगरप्रिंट्स दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार का फिंगरप्रिंट किस प्रकार का नेचर और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं। राइट, तो हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो जब माँ के गर्भ में होते हैं तो 4 महीने से 6.5 महीने में दोनों एक साथ तैयार होते हैं, लेकिन पहले फिंगरप्रिंट तैयार होते हैं। और डॉक्टर लोग जब कोई अल्ट्रासाउंड करता है तो 5 महीने में ये बता सकता है कि आपके पेट में बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है या बच्चा मंदबुद्धि का है। राइट, फिंगरप्रिंट को चेक करके बताते हैं डॉक्टर। तो आपको एक चीज बताता हूँ, टेस्टिमोनियल क्या होता है इस चीज का, बिल्कुल तसल्ली देता हूँ। जो बच्चे पागल होते हैं, पागल का मतलब डाउन सिंड्रोम मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं, जिनके स्पेशल स्कूल होते हैं, उन बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं होते। क्लियर है? आपके आसपास कोई बच्चा मंदबुद्धि का है तो आप उसके फिंगरप्रिंट चेक कर लेना, उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे। ऐसा मैंने लगभग 170 बच्चे देखे हैं जिनका फिंगरप्रिंट, जो मैंने आपको 4 टाइप के फिंगरप्रिंट बताए हैं, अगर 4 टाइप के फिंगरप्रिंट उनके मिल जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल ठीक है। और कुछ बच्चों के उनमें 4 प्रकार के फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं करते, उनके अलग से टाइप की बस लाइनें मिलेगी जिसका नाम ही नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, अगर उसका नाम ही नहीं है फिंगरप्रिंट का तो वो फिंगरप्रिंट काउंट नहीं होता, वो एक्सीडेंटल में चला जाता है। राइट,
तो जो बच्चे डाउन सिंड्रोम है, मंदबुद्धि है, उनके फिंगरप्रिंट नहीं होते, यानी कि फिंगरप्रिंट है तो दिमाग है, अगर दिमाग नहीं है तो फिंगरप्रिंट भी नहीं है। तो बेसिकली फिंगरप्रिंट पे ये पूरी टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है। ये हमने अभी हमारे डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हमें परमिशन दिया है कि पूरे हरियाणा पुलिस में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हम लोग पुलिस को बना रहे हैं कि बगैर मधुबन लैब के, एफएसएल के भी हम किसी भी क्रिमिनल की भी पहचान कर सकते हैं। उसमें हम दिखाएंगे फिंगरप्रिंट से कैसे पता लगता है कि ये इंसान झूठ बोलता है, ये इंसान क्रिमिनल है, ठीक है, ये इंसान इंटेलिजेंट है, ये इंसान इस टाइप का, मतलब काफी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होती है जो फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये हमारी बुक्स है, हमारी रिसर्च बेस्ड बुक्स हैं जिसमें हम बेसिकली डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ते हैं। साइकोलॉजी के जितने भी लेक्चरर हैं या बच्चे हैं उनको उनके बारे में पता है। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर जो थे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जिनकी उम्र आज 80 साल है, जिन्होंने 1996 और 1998 में 2 बुक्स लिखी थी जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस और फ्रेम ऑफ माइंड। आप बच्चे ध्यान से नोट करें, इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस और फ्रेम ऑफ माइंड, 2 बुक्स ऐसी हैं। देखो आप लोग जिंदगी में इतनी सारी बुक्स पढ़ के आते हो लेकिन 2 बुक मेरे कहने से पढ़ो। रियल बता रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ का पता लग जाएगा कि तुम सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में है, राइट। पूरी तरह से ब्रेन के ऊपर लिखी गई है वो पुस्तक, और ब्रेन हमारा बॉडी का प्रिंसिपल है। बहुत सारे बच्चे यूं सोचते हैं कि मैंने अच्छी ड्रेस डाल रखी तो मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। अरे तुम्हारे दिमाग के अंदर जो दिमाग, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो दिमाग है वही सब कुछ करा रहा है आप लोगों से। आप सांस लेते हैं तो भी ब्रेन बोलता है कि सांस लीजिए, आप हंसते हैं तो ब्रेन बोलता है कि हंसिए, आपका बुक्स में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ब्रेन ही अलाउ करता है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो ब्रेन ही अलाउ करता है तुम्हें कुछ बनने के लिए। आओ तुम्हें दिखाते हैं कि हम कैसे स्टडी करते हैं। ये हमारा ब्रेन है और ये जो ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन है आपका, जैसे मैंने उस साइड फेस किया है तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं। जब हम कोई भी क्लास में एंट्री करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होता है, उसके बाद ये कलरफुल हो जाता है जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ के इसमें मेमोरी स्टोरेज कर लेते हैं। बेसिकली जो ये वाला पार्ट होता है इससे शुरुआत करते हैं, इसका नाम है फ्रंट टेम्पोरल लोब। क्या नाम है इसका? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का जो काम है, कोई भी बच्चा जिसको दिखाई दे देता है वो इधर आ सकता है, बीच में खाली सीटें हैं, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्पोरल लोब से हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज के टीचर हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पे कि आप लोग सब्जेक्ट पढ़ाते हो कोई भी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज, यस प्लीज कम ऑन, आप खड़े ना रहें क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मोड होते हैं, प्लीज आप इधर आइए। यस फोकस ऑन दिस। ये हमारा टेम्पोरल लोब होता है। टेम्पोरल लोब जो होता है बेसिकली हर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एग्जीक्यूट करता, प्रोग्रामिंग करता आपके दिमाग के अंदर। हमारा जो दिमाग होता है उसमें 1500 करोड़ मैक्सिमम न्यूरॉन सेल होते हैं, मिनिमम 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ये लैंग्वेज पढ़ने वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है हमने देख लिया, लेकिन हम लैंग्वेज में बहुत वीक भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। एक प्रोफेसर हमें इंग्लिश पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट इतना अच्छा क्रिएट होता है कि टीचर ने एक बार बताया और उसको याद हो गया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आधा सा याद हो गया, आधा रह गया। कुछ ऐसे हैं जिनके बाईपास, ठीक है, एरोप्लेन उड़ जाती है, समझ नहीं आता, कुछ भी बाईपास जा रहा है। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, ठीक है, साइंस भी मेरी कमजोर थी, तो कहीं ना कहीं है ना हम उन चीजों के शिकार हो जाते हैं। तो और ये जो दिक्कत है हमारे जो दे आर ऑल एकेडमिक टीचर, जितने भी यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं, आप लोग एकेडमिक एजुकेशन पढ़ाते हैं सभी बच्चों को। एकेडमिक एजुकेशन में हमारी एनईपी 2020 में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप किसी बच्चे के सब्जेक्ट को इंटेलिजेंट बना सकते हो, लेकिन जापान ने सन 2017 में इस एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया कि आप किसी भी बच्चे को, जब बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तब से लेकर 8 साल तक, एक तो बच्चे को बैग मत दे, वहां पे बैग नहीं लेता कोई बच्चा, 5 साल से 8 साल के बीच में बैगलेस स्कूल होते हैं। 8 साल के बाद में बच्चे को बैग देते हैं। 8 साल से पहले बच्चे को ब्रेन इंजीनियरिंग से बच्चे को पूरी तरह से न्यूरॉन सेल एक्टिव करके बच्चे को स्कूल में भेजते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह का सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत ना आए। हमारा यहाँ दुर्भाग्य बताता हूँ, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है,
माना कि मेरे पापा डॉक्टर हैं और मेरे पापा ने 10 एकड़ में एक हॉस्पिटल बना रखा है, तो मेरे पापा मेरे से क्या ड्रीम करेंगे कि मेरे बेटे को मैंने डॉक्टरी बनाना है, यही ड्रीम है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 एकड़ में हॉस्पिटल और मेरे पापा पापा मेरे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ऐसा रेयर चांसेस होते हैं कि कोई बच्चा बन जाता है, लेकिन 95% चांसेस होते हैं कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात बताते हैं कि हम यहाँ पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक ड्रीम मेरा डॉक्टर बनने का था, लेकिन मैंने 10 साल लगातार 365 दिन होते एक साल में, 365 दिन मैथ भी पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी और सामाजिक भी पढ़ी, लेकिन ड्रीम मेरा क्या था, डॉक्टर बनने का था। इसी वजह से हमारे यहाँ बच्चों के सपने पूरे नहीं होते। मेरे को डॉक्टर बनना है, तो वहां जापान में ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिस बच्चे का है ना ड्रीम डॉक्टर बनने का, और एक चीज वो 8 साल के बच्चे का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बच्चे की टेस्टिंग करते हैं ब्रेन की कि ये बच्चा कैसा है, बच्चा किस लिए पैदा हुआ है। हमारे यहाँ तो मास्टर डिग्री करने के बाद जोशी को हाथ दिखाते हैं, डॉक्टर साहब जोशी जी देखना मेरा हाथ, मैं कौन सी नौकरी लूंगा। हमारे उल्टा सिस्टम है यहाँ पे। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, हाँ पूछा कराते हैं कि सर हांसी वाले बाबा आजकल फेमस हो चुके हैं, ठीक है, अभी 2-3 दिन में मेरा इंटरव्यू उनके साथ में, मेरे को फेस करना, मैंने उनसे टाइम लिया है कि मैं बताऊंगा सर आप कैसे बता सकते हो किसी बच्चे का डिसाइड कैसे कर सकते हो फ्यूचर। आपको फ्यूचर बताता हूँ कैसे पता लगता है एक्चुअल में, जो साइंटिफिक तरीके से। ये हमारा दिमाग है ना, लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये दिमाग लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये दिमाग के अंदर दिमाग होता है जिसका नाम टेम्पोरल लॉब होते हैं। अगर इस दिमाग के अंदर आपके 85 लाख न्यूरॉन सेल नहीं है, तो आप कितना ही जोर लगा दो आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत नहीं आएगी, आप आइलेट्स पास नहीं कर पाओगे, राइट। अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरे न्यूरॉन सेल कम है, मुझे दिक्कत है इंग्लिश में, मुझे हिंदी में दिक्कत है, मुझे संस्कृत पंजाबी नहीं आती, तो आप ये समझ लीजिए तो आपके न्यूरॉन सेल यहाँ पे 85 लाख से कम है। ये बिल्कुल एज पर रिसर्च बात कर रहा हूँ मैं आपको, राइट। अब हमारे दिमाग के अंदर जो 85 लाख न्यूरॉन सेल नहीं है, तो उसका हम इलाज क्या करें। उसका इलाज हमारी एसबीटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली के हर स्कूल में हमारी ये एजुकेशन लागू की है कि दिल्ली के हर बच्चे को आप तैयार करो सर, पहली क्लास से लेकर बच्चा 12th क्लास तक, जिसके बच्चे के न्यूरॉन सेल कम है पहले टेस्टिंग करें, उसके बाद ट्रेनिंग कराइए। 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, एक हफ्ते में सिर्फ एक क्लास लगती है, क्योंकि बीच में गैप देना होता है, अगर गैप नहीं लेंगे तो न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं होते, राइट। इसकी एजुकेशन आप जो प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, उस एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। उसकी दिखाएंगे आपको एक डेमो के दौरान कि कैसे हम न्यूरॉन सेल एक्टिव करते हैं बच्चे के। न्यूरॉन सेल कभी भी नए नहीं बन सकते, न्यूरॉन सेल कभी भी घटाए और बढ़ाए नहीं जा सकते। न्यूरॉन सेल एक्टिव और डीएक्टिव मोड में होते हैं। जब हमारा इंटरेस्ट, कई बार तो इंटरेस्ट हो जाता है, कई बार इंटरेस्ट नहीं होता, तो उस दौरान हमारे एक्टिव न्यूरॉन सेल काम कर रहे हैं जब हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी चीज में। और कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि कोई भी किसी घटना के शिकार हो जाते हैं, तो हमारे न्यूरॉन सेल एक्टिव हो जाते हैं और हम काम नहीं कर पाते उस जगह, राइट। तो हमारे न्यूरॉन सेल परमानेंट एक्टिव मोड में कैसे लाए जा सकते हैं, जो कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होंगे। परमानेंट एक्टिव मोड में आने का एक तरीका है ब्रेन इंजीनियरिंग। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अलग अलग टाइप की गाड़ियां तैयार होती है, तो ब्रेन इंजीनियरिंग से दिमाग को भी तैयार किया जा सकता है, राइट। इसके टेस्टिमोनियल दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये कान के नीचे लगा हुआ भाग होता है, भगवान ने देखो कैसे लगा कान के नीचे। हम आंख बंद करके भी लैंग्वेज को याद कर सकते हैं, कोई हमें बोलेगा लैंग्वेज तो सीख लेंगे हम, क्योंकि कान के माध्यम से स्टोरेज कैपेसिटी हमारी न्यूरॉन सेल में जाती सीधी। और जो हमारा कान होता है इस पार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, कान से चीजें जाएगी और डायरेक्ट बाय, जैसे कि न्यूरॉन सेल तुरंत कैच कर लेंगे वहां से, तो तुरंत हमारे यहाँ पे न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो उनको कैच करके और परमानेंट मेमोरी में डाल देते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं ओसिपिटल लोब की, जो ब्लू पार्ट है, जिसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, ठीक है। जो छोटा दिमाग है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारी ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल की बात करेंगे, कंप्यूटर, ड्राइंग और साइंस। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जितनी भी आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, जितने भी आगे सब्जेक्ट साइंस के पार्ट बन जाते हैं, वो सारे कहां से पढ़ते हैं हम, ओसिपिटल पार्ट से पढ़ते हैं। जिस बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना है तो ओसिपिटल पार्ट, कोई भी 5 साल से ऊपर का बच्चा अपना टेस्ट करा सकता है। 5 साल से 30 साल तक टेस्ट होता है, 30 के बाद कोई टेस्ट नहीं होता, 30 के बाद सिर्फ एक टेस्ट होता है।
ये पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट में वीकनेस कहाँ आ रही है, किस वजह से हमारा करियर नहीं बन पा रहे हैं, राइट। 5 साल से 30 साल तक बच्चे की ब्रेन इंजीनियरिंग से स्टडी करा के हम सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर कोई ये चाहे कि 30 साल से ऊपर उम्र है और न्यूरॉन सेल एक्टिव कर दो, कोई चांस नहीं है। 30 साल के बाद कोई भी न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं होते हैं। सिर्फ 30 एज से पहले न्यूरॉन सेल एक्टिव हो सकते हैं परमानेंट, उसके बाद सोल्यूशन ही नहीं है उसका कोई भी, राइट। सिर्फ रिपोर्ट बनवा सकते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो सकती उस बच्चे की, राइट। अब बात करते हैं ओसिपिटल लोब जो होता है हमारी आंखों से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जितनी भी हम, जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे पिक्टोरियल व्यू में ये चीजें दिखाई दे रही है, तो आपको जितना भी आप देख रहे हो सारा का सारा कहां स्टोर हो रहा है, क्लियर है। आप जो देख रहे हैं वो तो यहाँ स्टोर हो रहा है, और जो आप मेरे को सुन रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ पे स्टोर, क्योंकि कान से जो चीज जा रही है वो यहाँ स्टोर हो जाएगी और आंखों से जाएगी तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगी, क्लियर है। यहाँ पे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आगे बढ़ते हैं कि जब हम कोई कैलकुलेशन का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो धाकड़ सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, ठीक है, हमारे साथ बैठे प्रोफेसर सर तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। एक्चुअल में एकेडमिक एजुकेशन में मैंने काफी टीचर से डिस्कस करता हूं तो हमारे टीचर्स भी नहीं बता पाते चीज, क्योंकि हमारे एजुकेशन में है ही नहीं जिक्र इस बात का कहीं पे भी। देखिए ये वाला पार्ट है पेरिटल लोब। पेरिटल लोब से हम जितने भी कैलकुलेशन के पार्ट है, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, ठीक है, बिजनेस स्टडी, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो आपका पेरिटल लोब मजबूत होना चाहिए, यानी कि आपके न्यूरॉन सेल वहां पे एक्टिव होने चाहिए। हर पार्ट में अगर 85 लाख से ऊपर न्यूरॉन सेल है, he or she is very brilliant student, right। जो भी ब्रिलियंट बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, उसके न्यूरॉन सेल एक्टिव है हर पार्ट के अंदर, अगर हर सब्जेक्ट में बेस्ट है तो। ये वाला जो पार्ट होता है ये और भी काम करता है। हम कोई भी स्मेल लेते हैं, पड़ोसी के घर में हलवा बनता है तो तुरंत पता लग जाता है ना, स्मेल आती है, तो ब्रेन का कौन सा भाग बताता है, ये आपका पेरिटल लोब बताते हैं। पेरिटल लोब से पता लगता है कि पड़ोसी के घर में हलवा बन रहे हैं, राइट। और हमें जब भी कोई भी एक जानवर मरा हुआ आसपास कहीं पड़ा है तो हमें दूर से आइडिया आ जाता है कि कोई कोई एक बैड स्मेल आ रही है, राइट, मतलब कि गंध आ रही है वहां से। तो वो कैसे पता लगता है, तो हमारे ब्रेन के पेरिटल लोब के जो न्यूरॉन सेल हैं वो उस स्मेल को खींचते हैं, ठीक है। और नाक तो हमारा डिवाइस है, राइट, नाक तो डिवाइस है, नाक के माध्यम से तो पता लगता है, लेकिन इसको सेंस कौन करता है, पेरिटल लोब के न्यूरॉन सेल। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है, एग्जाम्पल खूब देते हैं एजुकेशन सेक्टर में। एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो ब्रेन साइंटिस्ट थे, ठीक है, ब्रेन साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमेशा बोला कि हर बच्चा जीनियस होता है लेकिन उसको पहचान करने की जरूरत होती है अपने आप को, अपने अंदर झांक के देखेगा तो बच्चा कुछ कुछ उसके अंदर टैलेंट होता है। इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस केवल एजुकेशन को नहीं बोलते, उसको भी बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर एक बच्चा बिल्कुल अनपढ़ बच्चा एक पत्थर लेकर एक मूर्ति बना देता है, वो भी इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस हमारी 8 प्रकार की होती है, वो थोड़ा हम ट्रेनिंग के दौरान डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, आज हम इसको शॉर्ट में करेंगे, राइट। तो इंटेलिजेंस हमारी 8 प्रकार की जो होती है ना, अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, किसी की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, किसी की सेल्फ स्मार्ट इंटेलिजेंस होती है, किसी की इंट्रापर्सनल होती है, वो सारी चीजें हमारी फर्दर एक कोर्स के माध्यम आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स की। अब कोई भी बच्चा, जैसे कि हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट बच गया सामाजिक, सामाजिक के बहुत सारे पार्ट बनते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जितने भी पार्ट हैं। देखो ये वाला जो भाग होता है ये कैलकुलेशन के सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये वाला हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये ना तो कैलकुलेशन का ना हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, वो सारे यहाँ आ जाते हैं। तो हम टेम्परल लोब से पढ़ते हैं जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी, सामाजिक वाले जितने भी पार्ट हो जाते हैं आगे सब्जेक्ट के, वो सारे हम टेम्परल लोब से पढ़ते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसरी कॉर्टेक्स होता है ना, हम भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, हम आस्तिक और नास्तिक होते हैं, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो हर रोज भगवान के द्वार पे जाते हैं, सुबह से हम पूजा पाठ करते हैं, हर रोज आरती सुनते हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है भगवान के प्रति। और जिनका नहीं होता, जो भगवान को नहीं मानते, ये चीज ना आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये चीज हम आस्तिक और नास्तिक। आपका सेंसरी कॉर्टेक्स है, ये भगवान को आपका इंटरेस्ट बताता है कि भगवान के प्रति आपका कितना इंटरेस्ट है। अगर आपके न्यूरॉन सेल 85 लाख कंप्लीट है इस पार्ट में, तो आप भगवान को मानने वाले लोग हैं, राइट। अगर आप इसके न्यूरॉन सेल है ना, अगर आपके 70 लाख 70 लाख से कम है,
यानी 70 लाख से ऊपर भी इंटरेस्ट होता है बच्चों का जो 70-75 मार्क्स ले लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन 70 लाख से नीचे अगर आ जाए तो हम रैंडम मानते हैं, जैसे आज चले गए 10 दिन हम भगवान को भूल गए, भगवान हमें पता ही नहीं भगवान है कहाँ पे। जब हमें थोड़ी सी समस्या आएगी, ठीक है, जब हम किसी चीज के शिकार हो जाते हैं फिर हम भाग लेते हैं जोत उठा के कि हाँ ये भगवान बचाना मेरे को इस समस्या से। तो 10 दिन में 15 दिन में हम कभी रैंडम पूजा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भगवान आपके नजदीक हैं, यानी आपके न्यूरॉन सेल जो सेंसरी कॉर्टेक्स के वो वीक है, इस वजह से आप डेली रूटीन में भगवान को नहीं मानते हैं। अब एक आगे हम मेन चीज पे आते हैं कि ये वाला जो मोटर कॉर्टेक्स पार्ट होता है ना, ये हमें गेम की तरफ लेके जाता है। जो लोग गेम करते हैं, अब कितने सारे बच्चे हैं जो गेम करते हैं, एक बार रेज योर हैंड प्लीज। ध्यान से समझने की जरूरत है। आज नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं। नीरज चोपड़ा का मैंने ब्रेन टेस्ट किया था। हम एक दिन चंडीगढ़ मिले थे सीएम हाउस पे। मेरी इच्छा थी कि वो मुझे कभी मिले और मैं उनके न्यूरॉन सेल चेक करूं। उनके न्यूरॉन सेल वैसे मैंने बताया कि एक भाग में 85 लाख से अगर ऊपर है तो आप बहुत अच्छे हैं, आपको जॉब मिलेगी 100%। आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है तो 85 लाख न्यूरॉन सेल कम से कम चाहिए, राइट। किसी बच्चे को अगर चेक कराना है, आज हमारे पास मशीन नहीं है, कभी फिर हम आ सकते हैं, आपका टेस्ट कर सकते हैं कभी भी, संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, क्योंकि लाइफ के अंदर ये चीज बहुत जरूरी हो गई है। हमें खुद को आइडिया नहीं है कि हम 10 साल 5-5 साल लाइब्रेरी में बैठ के बिता देते हैं। मैं कहता हूँ अगर न्यूरॉन सेल चेक करा के अगर आपके न्यूरॉन सेल कम है तो मात्र 1.5 महीने में आपके न्यूरॉन सेल हर एक हफ्ते में एक क्लास दे करके आपको तैयार कर देंगे। और गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो मेरे सामने आ जाना, ठीक है। जापान के लोगों ने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। रॉबर्ट ख्यान्सो ने इतना जबरदस्त लिखा इस चीज को कि किसी बच्चे के न्यूरॉन सेल को एक्टिव किया जा सकता है। प्रैक्टिकल डेमो आपके नजदीक, हम ये महात्मा बुद्ध स्कूल के अंदर अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे मंडे से। पूरे 250 बच्चों को हम ट्रेनिंग का प्रोग्राम देने जा रहे हैं। आपके ये सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर हमारा 27 तारीख से ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, ठीक है। टोहाना के अंदर डीएवी स्कूल में डॉक्टर नीरज जी है प्रिंसिपल, वहां पे हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। एक आपके स्कूल ये सेंट मेरी है ना, शर्मा जी, राजीव शर्मा जी, उनके स्कूल में भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहां हमारा एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। एक हफ्ते में एक दिन क्लास देते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे एक बच्चे को पढ़ाएंगे, आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाएंगे कि कैसे न्यूरॉन सेल बढ़ते हैं। हमारा लगभग 20 मिनट का टॉपिक और है। इंटरेस्ट है ना आप सभी को सुनने में? यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये चीजें बताने के लिए कोई नहीं आएगा आपको दुनिया में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो नीरज चोपड़ा का हमने देखा कि जो उनका न्यूरॉन सेल था 85 लाख की बजाय 1 करोड़ 7 लाख न्यूरॉन सेल मोटर कॉर्टेक्स पार्ट में दुनिया में। इंडिया में तो उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता। हालांकि अभी पाकिस्तान के खिलाड़ी ने तोड़ा उनका रिकॉर्ड, उसके न्यूरॉन सेल उससे ज्यादा मिलेंगे इसलिए तोड़ा है, ठीक है। आप किसी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो न्यूरॉन सेल आपके उससे ज्यादा होंगे तो तोड़ पाएंगे। तो किसी बच्चे को मेडल लेके आना है तो आपके ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर आपके न्यूरॉन सेल अगर 85 लाख या 90 लाख से ज्यादा है तो आप गेम के अंदर बहुत अच्छे हैं, वरना ग्राउंड बहुत खाली पड़े हैं, खेलने के लिए कोई मना नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट करते रहो, कोई फायदा नहीं उस चीज का, राइट। आपने देखा है कई बार ऐसे बच्चे जो दिखने में बड़े दुबले पतले होते हैं लेकिन वो मेडल लेके आ जाते हैं। आपका शरीर कोई मायने नहीं रखता किसी गेम को करने के लिए। आप इंटेलिजेंट गेम के अंदर आपका शरीर बहुत तगड़ा है तो तगड़े शरीर वाले बहुत दुनिया में घूमते हैं, यहाँ पे हर रोज सारा दिन ताश खेलते हैं बच्चे दिन में वो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे टेक्निकल तरीके से खेलते हैं उनके न्यूरॉन सेल अगर स्ट्रॉन्ग है, उनके एक्टिव है, तो वो टेक्निकल तरीके से खिलाड़ी को मात देते हैं, तभी वो उनका सिलेक्शन होते हैं। कई बार हम कहते हैं मेरा लड़का तो देखो कितना जबरदस्त है, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे वाले का हुआ नहीं है। हम जाते हैं बॉडी के ऊपर कि मैं तो तगड़ा हूं, मेरा तो होना चाहिए था। आपके तगड़े शरीर से कोई मतलब नहीं है, आपके न्यूरॉन सेल एक्टिव है तो आप टेक्निकल खेल रहे हैं, टेक्निकल अच्छे से खेल रहे हैं, शरीर कोई मायने नहीं रखता। आप कभी भी शरीर का घमंड मत करना, राइट। ब्रेन चाहे तो शरीर को यहीं बैठा सकता है, तुम्हें उठने भी नहीं देगा, क्लियर है। हम सांस लेते कहां से लेते हैं, कोई बता सकता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमें सांस लेने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, बता दें। आपका सांस लेने वाला पार्ट ये वाला है, ओसिपिटल पार्ट है जो हमें सांस लेने के लिए और देखने के लिए एग्जीक्यूट करता है। अगर ये चाहे तो तुम्हारे सांस यही रोक सकता है। यहाँ के न्यूरॉन सेल आपको सांस लेने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। हम रोते हैं, हंसते हैं, वो कहां से हंसते हैं रोते हैं? वो पेरिटल लोब से हंसते हैं।
पेरिटल लोब के न्यूरॉन सेल अलाउ करते हैं हमें हंसने के लिए, रोने के लिए, राइट? क्लियर है? आगे हम बात करते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है फ्रंटल लोब बोलते हैं इसको। ये पार्ट जो है आपका, एजुकेशन तो देखो हम लोग सारी जिंदगी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ टीचर्स लोग बैठे हैं, इनकी एजुकेशन तो पूरी हो गई है, अब इनको लिविंग मतलब एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब हमारा जो जीने का जो तरीका है, सलीका है, वो चीजें हमारे किस पे डिपेंड करती हैं? वो हमारी फ्रंटल लोब पे डिपेंड करती हैं। ये हमें कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, जैसे हमारे डॉक्टर गोहित ने आज एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान बनाया कि हम यहाँ पे बच्चों को बैठाएंगे, ऐसे बैठाएंगे, तो इनकी जो प्रोग्रामिंग थी ना दिमाग की, वो आज इनका ये दिमाग काम कर रहा था। ऐसा नहीं था कि इनका ये ओसिपिटल काम कर रहा था, ये वाला काम कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये फ्रंटल लोब जो है ना, ये आपका किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप कोई भी नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने का जो काम है वो आपका फ्रंटल लोब करते हैं। आपका किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजिंग करना या प्रॉब्लम आ गई, मान लो अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाए कि माइक एकदम काम करना छोड़ दे, तो एकदम सर यहाँ आएंगे, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम भी यही है, ठीक है, कि जो हमारा फ्रंटल लोब काम करेगा वहां पे। अब उसके बाद हमें इमोशंस की बात है, जिस तरह की कोई भी हमारी लाइफ में इमोशंस होती है वो सारी फ्रंटल लोब से, ठीक है, ये वाला दिमाग काम करता है। और सबसे ज्यादा जो सिर में दर्द होता है ना, इस दिमाग को थोड़ा बचा के रखें। अगर इसमें लगातार आपके सिर में दर्द है, मेरे पास तो परमानेंट सॉल्यूशन है, कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा लाइफ में। क्योंकि हम लोग ना, हमारे एडवर्सिटी कोसेंट होता है, एक तो आईक्यू होता है जिससे हम पढ़ाई करते हैं, एक सीक्यू होता है जिससे हम हमारी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं ओपन ग्राउंड में, मेरे पास अगर 10,000 लोग भी है तो भी मैं ऐसे बोलूंगा, 5 लोग बैठे तो भी ऐसे बोलूंगा, नॉन स्टॉप बोलना, अच्छे से प्रेजेंट करना। तो प्रेजेंटेशन आपकी सीक्यू लेवल पर डिपेंड करती है, आईक्यू पर डिपेंड नहीं करती। आपने कई बार देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पर्सन तो याद होते हैं लेकिन खड़े होकर सुना नहीं सकते, डंडे खा लेते हैं मैडमों के, टीचरों के, ये मार लो जी, मैं तो लिख के दिखा सकता हूँ, ऐसे मैंने देखे हैं प्रैक्टिकल बच्चे, राइट? तो उनका सीक्यू लेवल डाउन होता है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। एक इमोशनल कोसेंट होते हैं, जो कि जापान में रिश्ते होते हैं ना लड़का और लड़की के, यहाँ तो पंडित जी से हाथ दिखाते हैं कि देखना पंडित जी, हमारा ये लड़का देखा है और ये लड़की हमारी, ये डेटा देखो। पंडित जी कहता है कि इनके गुण नहीं मिलते, 11,000 रुपए देते गुण मिला देगा, लेकिन गुण 37 गुण मिल गए, क्या तसल्ली है कि कोर्ट में फाइल ली जाएगी? आजकल बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, 21% लोगों का तलाक होना स्टार्ट हो गया है। ये डेटा उठाया इंडिया में, राइट? 21% तलाक हो रहा है और 50% आपस में नहीं बनती एक दूसरे की, 50% बनती है, राइट? इसकी वजह बता दें क्या होता है? इसका सॉलिड रीजन बताता हूं। जापान में रिश्ता करते हैं तो कोई गुण नहीं मिलाते, वहां पे इमोशनल कोसेंट चेक कराते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ाई के लिए आईक्यू चेक होता है। यस स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन, ये आगे स्टेज आगे खाली है बेंच, यहाँ आ जाए प्लीज, आ जाओ प्लीज, कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाओ, आओ प्लीज। यस टिक टॉक साइलेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। इमोशनल जो कोसेंट होता है, इमोशनल कोसेंट का मतलब है हमारा बिहेवियर और नेचर। जापान में ईक्यू इमोशनल कोसेंट चेक करा करके लड़का और लड़की की शादी करते हैं। अगर इमोशनल कोसेंट किसी लड़की का 20 से कम है, जैसे एज मेजरमेंट है हमारे पास एक जो 20% से कम है, तो उसका जो रिश्ता है एक बार रोक लेंगे, उसका ईक्यू लेवल की ट्रेनिंग कराएंगे पहले, कि पहले इसका एक बार इमोशनल कोसेंट ठीक कर ले ताकि इसका बिहेवियर और नेचर ठीक हो जाए, फिर हम शादी करेंगे इसकी, राइट? लड़के वाले चेक कराते हैं लड़की वाले का और लड़की वाले लड़के वाले का चेक कराते हैं। इमोशनल कोसेंट आपका 20 से ऊपर होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको, इसमें ग्राफ आएगा, ये हमें ब्रेन समझ में आ गया अच्छे से? हमारी बची हुई जिंदगी जीने के लिए तो हमारा फ्रंटल लोब काम करता है। जब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं और नौकरी लग जाते हैं और उसके बाद हम अंतिम सांस तक, जब तक हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती तब तक हमारा ये वाला जो ब्रेन है, ये दिमाग का भी दिमाग है, प्रिंसिपल है, ये हमारे पूरे ब्रेन का प्रिंसिपल है, ये है ना पूरे दिमाग से काम कराता है। मान के चलो आप लोग 60 साल के हो जाते हो और मैं ये बोल दूं कि आप ना 13 का पहाड़ा सुनाओ, 13 का पहाड़ा सुनाओ, कोई दादा से पूछोगे ना तो पहले तो वो पर्सन जाएगा दादा के इस दिमाग में, फिर ये वाला दिमाग कमांड करेगा पेरिटल लोब को कि भाई जाके पेरिटल लोब से पूछो ये पहाड़ा उसको याद है कि नहीं है,
हो सकता है याद ना भी हो, क्योंकि 60 साल में न्यूरॉन सेल इतने डीएक्टिवेट हो जाते हैं कि दिमाग काम करना छोड़ देते हैं। 60 साल की उम्र में 60% न्यूरॉन सेल डीएक्टिवेट हो जाते हैं, सिर्फ 40% न्यूरॉन सेल बचते हैं। इसीलिए उनका दिमाग ना बहुत स्लो चलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिमाग का स्लो चलना इट मींस जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं ना, आप उनको कोई कमांड दोगे ना, वो आपकी तरफ देखते रहेंगे, उनकी दिमाग उनका कमांड ही नहीं कर पाता। उनके न्यूरॉन सेल बता दें कितने होते हैं? उनके न्यूरॉन सेल केवल 10 लाख होते हैं। 10 लाख न्यूरॉन सेल में लाइट नहीं आती बिल्कुल भी दिमाग में, ठीक है, करंट होता ही नहीं है, कि वो कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। इस वजह से 10 लाख न्यूरॉन सेल, और जिस बच्चे के 40 लाख न्यूरॉन सेल हैं वो सक्सेस नहीं हो सकता कभी भी किसी भी जॉब के अंदर। चाहे या तो भैंस बांध ले, ठीक है, या अपना खेत ले ले 10 किले आराम से, उसमें पानी लगाओ, आराम से पैदा लो, राइट। जिस बच्चे का दिमाग ऐसा है, तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं चीजें। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो हमारा फिंगरप्रिंट होता है, ये हमारे गर्भ से, जैसे हमने बताया कि जब हम पैदा होते हैं तो दिमाग हमारा 6 महीने के होते हैं जब अपनी माँ के पेट में, तो उसी टाइम हमारे न्यूरॉन सेल एक्टिव और डीएक्टिव बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। काफी स्लो चल रहा है। यस, देखो ये हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन है। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन है। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो पढ़ाई के लिए होता है, और राइट ब्रेन जो होता है वो हमारा पढ़ाई को छोड़कर बाकी के जितने भी काम करते हैं वो सारा राइट ब्रेन करते हैं। अब जो लेफ्ट ब्रेन है, इससे हम पढ़ाई करते हैं तो हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। जैसे एक बच्चे की रिपोर्ट है ये, अब इस बच्चे का देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है और राइट ब्रेन कितना कर रहा है। दोनों का एडिशन, दोनों का जोड़ 100% होना चाहिए। तो लेफ्ट ब्रेन हमेशा 50 से ऊपर होना चाहिए। जिस बच्चे का 50 से नीचे है उसके दो नुकसान है। एक तो मोबाइल ज्यादा देखेगा, क्योंकि लेफ्ट को काम ही नहीं करने देगा राइट ब्रेन। अगर ये 50 से नीचे चला गया तो राइट ब्रेन 50 से अबो चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों का एडिशन हमारा कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, लेफ्ट और राइट ब्रेन। क्योंकि जब लेफ्ट और राइट को जोड़ते हैं तभी तो दिमाग पूरा बनता है। तो पूरा दिमाग का मतलब है 100%। तो हमारा लेफ्ट ब्रेन 50 से ऊपर होना चाहिए। इस बच्चे का 50 से ऊपर है। ये बच्चा ऐसा है कि पढ़ सकता है। जो बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज्यादा रहते हैं, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, शरारत करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो सारे बच्चे जिनका लेफ्ट ब्रेन 50 से कम है। क्लियर है? जो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, जिन बच्चों का ऐसी सिचुएशन मिलती है, तो हम एक बात की तसल्ली दे सकते हैं कि टीचर्स आपको जानते हैं सारे कि कौन कैसा बच्चे हैं। हम उस बच्चे को तैयार कर सकते हैं जिस बच्चे का मोबाइल में ज्यादा फोकस है। हाँ, मोबाइल जरूर देखोगे लेकिन अच्छी चीज देखोगे जहां पे आपको नॉलेज मिलेगी। आपको कुछ चैनल बताएंगे, जब मोबाइल देखने का मन करेगा तो वही चीज देखोगे। ठीक है? आप एक हमारा चैनल है एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया, सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया, यूट्यूब के ऊपर सर्च करो। अभी मोबाइल निकालो सारे बच्चे, चलो बाद में कर लेना। एसबीटी टेक्नोलॉजी इंडिया में वहां पे आपको, यस प्लीज साइलेंट, शोर ना करें प्लीज। आप जब भी फ्री हो, जब भी फुर्सत में है, तब आप इसको चेक कर लेना, राइट। आपको उसमें बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे कि किस प्रकार से हम ब्रेन इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे की, किस प्रकार से बच्चे को तैयार किया जाते हैं। जस्ट एक हम डेमो के तौर पे हम यहाँ दिखाएंगे। तो मैंने इसमें बताया कि लेफ्ट और राइट ब्रेन है। आपका लेफ्ट ब्रेन 50 से अबव होगा तो पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर ये 50 से कम होगा तो राइट ब्रेन इसको काम ही नहीं करने देता। जब भी किताब उठाओगे तो ये बोलेगा छोड़ यार, जल्दी से फोन उठा, फोन की तरफ भागेंगे हम, फ्लक्चुएट माइंड हो जाता है हमारा, राइट। आगे हम बात करते हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारी लाइफ में 3 तरह की लर्निंग स्टाइल होती है। हम 3 तरह से याद करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, या तो बोलकर याद करेंगे, या हम विजुअल सिर्फ देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, साइलेंट प्लेस पे। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूलिंग में आ जाओ या कॉलेज लाइफ में आ जाओ,
जैसे हम कोई भी चीज याद करते हैं तो पढ़ते पढ़ते है ना, जैसे किताब में ध्यान नहीं होता, कहीं पर उधर ध्यान गया, कभी उधर, कभी उसकी शर्ट खींच ली, कभी उसको नीचे से लात मार दी, राइट। तो वो बच्चे होते हैं काइनेस्थेटिक। कैसे होते हैं? काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि मैं विजुअल हूं या ऑडिटरी हूं या काइनेस्थेटिक हूं? तो यहाँ परसेंटेज देखो किसका सबसे ज्यादा है, 42 है ना। जिस बच्चे का सबसे ज्यादा परसेंटेज तीनों में से मिलेगा तो वो बच्चा उसी तरह की लर्निंग स्टाइल का बच्चा है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं टीचर्स को बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम की चीज है ये। आप जब भी क्लासरूम में होते हैं तो टीचर्स को आपको मैं 2 दिन देता हूँ, एक दिन आज का, एक दिन कल का, मान लो जब भी नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट होती है, एक दिन तो सारे बच्चों को साइलेंट कर दो, ये बोलो किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ये क्वेश्चन अभी याद करके सुनाओ। आप उसका परसेंटेज निकालना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ लर्निंग स्टूडेंट जिसने याद किया उनका परसेंटेज कितना है। एक तो वो दिन, एक अगले दिन लेक्चर आप लेते हैं तो एक दिन आप ऐसा करो कि क्लासरूम के गेट पे खड़े हो जाओ और आप बच्चों को बोलो कि भाई आपको जैसे याद होता है वैसे याद करो, जिसको बोलना है बोलो, जिसको थोड़ा सा हिलना डुलना वो हिले डुले, और अभी ये क्वेश्चन याद करें। और क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो पिछला क्वेश्चन था उसी लेवल का एक क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। आपको दोनों दिन में बच्चे जो याद करने का जो परसेंटेज है, जो याद करने की जो नंबरिंग है बच्चों की, वो आपको कम से कम भी 40 बच्चों की क्लास में 15 बच्चों का गैप मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपके खुद के बच्चे हैं, ज्यादातर हमें चिंता रहती खुद के बच्चों की, राइट। इन बच्चों की भी हम चिंता करते हैं कि इनका भी एडमिशन है, ये भी कुछ कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में हम सबसे ज्यादा चिंता होती है हमें खुद के बच्चों की। ये हमारे खुद के बच्चे की लर्निंग स्टाइल का हमें पता लग जाए तो हमें आइडिया आ जाएगा कि मेरे बेटे को या बेटी को कैसे याद करने की लर्निंग स्टाइल है। अगर इस बच्चे की, किसी बच्चे की लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी है तो आप एक काम किया करो, जब भी आपका बच्चा आपके पास में तो उस बच्चे को जैसे क्लासरूम कहीं भी अपने बेडरूम पे बैठा के पढ़ाओ, उसको बोलो बेटा आप याद करो थोड़ा सा बोल करके। जो बच्चा बोल के याद करेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज पे आ जाती है, और जो ऑडिटरी बच्चा होता है जब तक 10 हर्ट्ज पे नहीं आएगा तो बच्चा याद नहीं करेगा कम बिल्कुल भी। एक होता है विजुअल बच्चा, सेकंड नंबर पे। विजुअल बच्चा ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को यहाँ सामने बैठा देते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं बात करना स्टार्ट, हस्बैंड वाइफ आपस में बात करेंगे, बच्चा सामने बैठा है, तो उस बच्चे को आपकी डिस्टरबेंस फील हो रही है, आप उसके सामने बोल रहे हैं और उसको उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये भी याद कर लेगा, कभी भी याद नहीं करेगा ऐसा बच्चा, उसको थोड़ा साइलेंट प्लेस चाहिए, राइट। कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक होते हैं, काइनेस्थेटिक बच्चों को पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि अगर तू यहाँ से हिला तो तेरे को मैं चांटे लगाऊंगी या लगाऊंगा, ऐसी बातें बोल देते हैं। तो काइनेस्थेटिक जो बच्चे होते हैं ये बाई बर्थ होते हैं, ये कभी बच्चा ऐसा नहीं कि स्कूल में आने के बाद चेंज हो गया या कॉलेज में आने के बाद चेंज हो गया, जब हम पैदा होते हैं उसी टाइम काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं। एक चीज और बताता हूँ, जो काइनेस्थेटिक होते हैं ना वो माँ के गर्भ में बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, राइट। वो प्लेयर भी, वो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं, उनको पहचानने की नीड है। इसके ऊपर 3 लाख बच्चों पे रिसर्च किया गया निगाटा यूनिवर्सिटी जापान के अंदर, कि ऐसे बच्चों की भी पहचान होनी जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते तो इस तरह की सारी चीजों की जानकारी होना जरूरी है, तभी आप अपने बच्चे को आईपीएस बना सकते हो। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम मैंने बोला था लास्ट में, उसका एक कहानी बताते हैं 1 मिनट की। एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे दुनिया के सबसे टॉप साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे ज्यादा दिमाग का यूज किया था, राइट। एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग कोई भी बता सकता कितने परसेंट यूज हुआ था 100% में से? हाँ जी, मैं आपको बताता हूं एक्यूरेट। हमारे 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल होते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग 1.53% यूज हुआ था सिर्फ। डॉक्टर थॉमस ने, जब वो एक्सपायर हुए थे, डॉक्टर थॉमस ने उनके दिमाग को पोस्टमार्टम के दौरान चुरा लिया था, राइट। जैसे उन्होंने चुराया तो डब्बे में डाल लिया और उसके ऊपर रिसर्च किया कि इनका इतना इंटेलिजेंट दिमाग क्यों था, उसके ऊपर रिसर्च किया तो जो मैंने आपको बताया था ना, एक पैरिटल लोब होता है जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, उनका पैरिटल और ओसिपिटल लोब नॉर्मल बच्चे से 1.5 गुना बड़ा साइज था। जितना बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा न्यूरॉन सेल होंगे। तो पैरिटल लोब और उनका ओसिपिटल लोब इतना था
कि वो आईआईटी में टॉप रैंक भी ला सकते थे और वो नीट के अंदर भी डॉक्टर भी, वो मतलब दोनों ही थे। उनका मैथ भी अच्छा था और साइंस भी बहुत अच्छी थी। एक चीज और बताता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो 1.53% यूज किया था। आप सभी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं ना, आपका कितना दिमाग यूज हुआ होगा? थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं। चलो कौन इंटेलिजेंट बच्चा है वो आइडिया लगाए। एल्बर्ट आइंस्टीन का 1.53 था, आपका बता दूं कितना? 0.15%, यानी कि 0.15% सिर्फ। अभी तक आप 54 पे भी नहीं पहुंचे हैं, राइट? 0.25 तक भी नहीं पहुंचे हैं। रिसर्च हुआ है कि जिस बच्चे का दिमाग 1% भी यूज हो जाए, he or she can become आईपीएस और आईएएस अफसर, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, प्रोफेसर लग सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, राइट? क्योंकि 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल होते हैं। अगर हम 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल का 1% निकालते हैं तो 12,000 न्यूरॉन सेल बनते हैं। एक न्यूरॉन सेल में एक लेटेस्ट डाटा, जो एक लेटेस्ट कंप्यूटर होता है ना, एक न्यूरॉन सेल में एक लेटेस्ट कंप्यूटर का डाटा पूरा स्टोर हो सकता है। जो हमारा 12th जनरेशन का कंप्यूटर की बात करें तो, क्लियर है? यानी कि हमारे न्यूरॉन सेल बहुत कीमती हैं। एक चीज और बताता हूं, जो बच्चे सिगरेट पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, एक सिगरेट से, एक डब्बी सिगरेट से 10 सिगरेट से एक न्यूरॉन सेल डैमेज होता है। यानी कि हम कई बार है ना, सिगरेट से है ना, मैंने ये सुना है और एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि सिगरेट पीने से सिर का दर्द ठीक क्यों होता है। एक्चुअल में होता है, ये मत सोचो कि नहीं होता। सिर का दर्द तो हो जाता, ठीक है, सूखा नशा सीधा दिमाग में जाता है, और जब हम लिक्विड में पीते हैं कोई चीज, वो पहले तो जाएगा आपके लिवर में, फिर वो लिवर से आपके हार्ट की तरफ आएगा, और हार्ट में ब्लड के अंदर मैच करके फिर दिमाग में भेजेगा। यानी इसीलिए 1 घंटे में ड्रिंक करने के बाद नशा होता है, क्लियर अच्छे से। लेकिन सिगरेट का असर केवल 5 मिनट में हो जाते हैं, और सिगरेट पीने से न्यूरॉन सेल डीएक्टिवेट होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रियल में तो आपका सिर का दर्द इसलिए ठीक होता है कि जो न्यूरॉन सेल तुम्हें सिर में दर्द कर रहा है ना, उसी पे अटैक करता धुआं, उसी को डैमेज करके वो खत्म कर देगा, और खत्म कर देगा तो न्यूरॉन सेल काम ही नहीं करेगा, वो उसको क्या जरूरत है फिर वो आपको साइलेंट माहौल में ले आएगा एकदम तुरंत। इसलिए हमारा सिर का दर्द ठीक तो हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और बताता हूँ, अगले दिन दर्द होगा तो उससे डबल होगा, फिर आप 2 सिगरेट पियोगे, राइट? तो सिगरेट पीने से कभी भी न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं होते हैं। बट ये प्रथा है दुनिया में, जो पीना स्टार्ट कर गया वो एडिक्ट है, वो छोड़ सकता है नहीं भी छोड़ सकता। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। काइनेस्थेटिक जो बच्चे होते हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए। जो बच्चा थोड़ा सा ना किताब पढ़ना स्टार्ट करता है तो इधर उधर भागना स्टार्ट करता है, छोटे बच्चे भी होते हैं या बड़े लोग होते हैं, तो उनकी आदत है, उनको कोई सुधार नहीं सकता, वो नेचुरल है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन हमेशा जो होता है, हम 40 साल की उम्र में हमारा जो ब्रेन का वेट है वो फिक्स हो जाता है, 40 साल तक बढ़ता रहता है, घटता तो कभी है ही नहीं, ब्रेन का वेट कभी घटता नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तब से 40 साल तक या तो उसका वेट फिक्स हो जाएगा 1.25 किलो या 1.5 किलो मैक्सिमम। अगर पौंड की बात करें तो 3 पौंड का, 3 पौंड का हमारा जो है ब्रेन होता है। आगे हम बात करते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग। ये हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं, बट ये एक कार्टून की तरह है, जैसे मोटू पतलू होते हैं, ऐसे नहीं होते। आपको दिखाएंगे न्यूरॉन सेल कैसे होते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं। ये एक ब्रेन गवर्नमेंट है, ब्रेन की सरकार कौन है? न्यूरॉन सेल है। अब आगे हम बात करते हैं, ये थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई भी बच्चा जिसकी आपकी यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, आप मास्टर डिग्री करते हैं आप, उसके बाद ये हमारी जो कंपनी है नॉर्थ इंडिया के 7 स्टेट में काम कर रही है अभी। एक हमने नॉर्वे या दुबई के अंदर भी अभी स्टार्ट किया है। कोई बच्चा ये सोचता कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं सिर्फ उसके लिए बात कर रहा हूँ। हमारे पास 1 ईयर का ब्रेन इंजीनियरिंग का कोर्स है, जिसकी सिर्फ हिसार, करनाल, गुड़गांव और अंबाला 4 जगह हमारे सेंटर हैं जो हम कोर्स कराते हैं, कॉलेज हमारा। कोई बच्चा अगर 1 ईयर का कोर्स हमारे पास करता है आफ्टर ग्रेजुएशन या 12th या 10th बेस पे, उस बच्चे को हमारी कंपनी कोर्स करते ही तुरंत हमारी कंपनी में प्लेसमेंट देती है। ये हम रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं बच्चे को। ये ब्रेन इंजीनियरिंग का कोर्स है पूरा, जिसमें आपको 7 बुक्स पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद आपको मेरी तरह स्कूलों में ट्रेनिंग करने के लिए एज ए ब्रेन ट्रेनर नियुक्त करते हैं, जिसकी सैलरी 25,000 होती है, राइट, स्टार्टिंग। तो कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो ये भी आपके पास गोल्डन चांसेस हैं।
और जो बच्चे फाइनल ईयर के बच्चे हैं हम एक यहाँ पे प्लेसमेंट एक है ना, वो सेविंग वो करेंगे, जो ड्राइव प्लेसमेंट ड्राइव जो है वो ओपन करेंगे, जिसमें हम आप सभी बच्चों का जो फेयर यहाँ लगाएंगे, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उसमें भाग ले सकते हैं, राइट। हमारे पास यहाँ पे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 15 सीटें खाली हैं, उसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे 2 महीने का, उसमें हम एक जॉब फेयर लगाएंगे यहाँ कॉलेज के अंदर। कोई बच्चा अपने दम पे अगर जॉब लेना चाहते हैं तो उसको भी हम ऑफर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जिसपे हम बात कर रहे थे कि IQ, EQ, CQ और AQ। ये IQ जो होता है ये हमारा 18 से ऊपर तो सभी का होना चाहिए, अगर 18 से नीचे तो बच्चा मंदबुद्धि का है। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंट क्वोशेंट। एक होता है इमोशनल क्वोशेंट, ये तो हमारा 18 से तो ऊपर सभी का होना चाहिए। अगर यू वांट टू बिकम मोर इंटेलिजेंट, अगर आप बहुत ज्यादा जीनियस बच्चों में आना चाहते हो तो आपका 25 से मिनिमम तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब 25 से नीचे हैं तो कहीं न कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, चीजें आप भूल रहे हैं। IQ क्या काम करता है? IQ का काम है कि चीजों को मेमोरी रखना, मतलब मेमोरी को स्टोर करना, परमानेंट मेमोरी में डालना। आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज आती है तो आपका IQ स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। अगर IQ 18 है तो आपकी रैंडम मेमोरी है, चीजों को याद कर रहे हो, 8 घंटे बाद भूल रहे हो, अगले दिन आओगे तो बोलोगे पता नहीं क्या याद किया था कल, राइट। हमारा ब्रेन इतना सेंसिटिव है। देखो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, जैसे हमारा 12th जनरेशन का कंप्यूटर है, दिमाग तेज है या कंप्यूटर तेज है? कोई बता सकता है? ब्रेन ज्यादा तेज होता है या कंप्यूटर तेज होता है? ब्रेन की काम करने की फ्रीक्वेंसी पता है किसी को कितनी है? 1 सेकंड के 16वें हिस्से में सोचता है। यानी कि 1 सेकंड मैंने एक गिना ना, उससे 16वां हिस्सा कितना हो गया देखो, यानी 1 सेकंड के 16वें हिस्से में तो सोच चुके हैं। कई बार टीचर क्वेश्चन सुनता ना तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन खत्म नहीं होता, उससे पहले आंसर आ जाते हैं, राइट। तो ये हमारा 1 सेकंड के 16वें हिस्से में। कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी पता है किसी को कितने 1 सेकंड का कौन से हिस्से में काम करता है कंप्यूटर? जैसे हम जो लेटेस्ट कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो 12th जनरेशन का कंप्यूटर है, जैसे बहुत अच्छा नेटवर्क हो और अच्छा कंप्यूटर हो और अच्छा उसमें प्रोसेसर हो तो 1 सेकंड के 20वें हिस्से में कंप्यूटर काम करता है। लेटेस्ट कंप्यूटर 1 सेकंड का 20वां हिस्सा, 16वां हिस्सा ब्रेन का है, 20वां हिस्सा कंप्यूटर का है। क्या कंप्यूटर का हम 10वां हिस्सा बना सकते हैं? यस और नो? बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि जिसने रिसर्च किया ना कंप्यूटर के ऊपर, जिसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उस इंसान को ये पता है जिस दिन कंप्यूटर अगर 16वें हिस्से से कम कर दिया ना तो उस दिन कंप्यूटर समझ नहीं आएगा कि क्या चीज है, ना हम सिखा पाएंगे कंप्यूटर किसी को। तो यानी दिमाग इतना मतलब कि अपना जो ब्रेन होता है, जिस ब्रेन बिल गेट्स ने जो कंप्यूटर की रिसर्च की है तो उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि कंप्यूटर को कभी भी 20 से नीचे मत आने देना, क्योंकि दिमाग से ऊपर कोई चीज चली गई तो फिर वो विस्फोटक होती है, राइट। तो यानी कि ये 1 सेकंड का 20 और वो 1 सेकंड का 16वें हिस्से में ब्रेन काम करता है। आगे जो इमोशनल क्वोशेंट होता है, यस लास्ट 5 मिनट्स का टॉपिक है। इमोशनल क्वोशेंट होता है हमारे बिहेवियर को बताता है, ये 20 से ऊपर होना चाहिए सबका। और क्रिएटिव क्वोशेंट ये हमारा 25 से ऊपर होना चाहिए। क्रिएटिव क्वोशेंट का मतलब होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन पावर कैसी है। अगर आप यहाँ आके अच्छे से बोल रहे हैं, दुनिया में वही लोग पैसा कमाते हैं जिनकी सीक्यू लेवल अच्छा है। एक तो ये बिजनेस में काम करते हैं, जिसका सीक्यू लेवल 25 से ऊपर होगा सीक्यू लेवल, वो इंसान बहुत अच्छे आइडिया लेके आता है अपने बिजनेस के अंदर, राइट। एक होता है एडवर्सिटी क्वोशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आप लोग देख रहे हो ना, पुलिस वाले गोली मार रहे हैं अपने आप को, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप लोग देखोगे कि बच्चे कोटा के अंदर, सीकर के अंदर 4% रेशो निकल के आया कि 4% बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एजुकेशन की वजह से। यानी 100 बच्चे तैयारी कर रहे तो 4 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है। इसकी वजह बताते क्या होती है? जिनका एडवर्सिटी क्वोशेंट 15 से नीचे है, 15 से नीचे है, वो बच्चे नेगेटिव एनर्जी के शिकार होते हैं। एडवर्सिटी का होता है विषम परिस्थिति में अपने आप को हैंडल करना। जैसे कोई नेगेटिव थॉट्स आ गया, पापा ने गाली बक दी कि साले तू क्यों नहीं पढ़ता, कितने दिन हो गए तेरे को वहां छोड़े हुए, बोल देते हैं पेरेंट्स अक्सर, बात नॉर्मल है ये बात, राइट। तो थोड़ी सी उसी बात को पिंच करके वो लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं, अपना मतलब फांसी लगा लेते हैं, या कुछ अपना गलत काम, दवाई वगैरह खा लेते हैं। तो उनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती, तो उनका एडवर्सिटी क्वोशेंट 15 से नीचे होता है, राइट।
और ऐसे दुनिया में जो मैंने आपको परसेंटेज बताया ना 4%, 4% तो हमारा हरियाणा का है। अगर हम बात करें हरियाणा को छोड़ के बिहार के अंदर चले जाओ, बिहार में बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, लेकिन मेहनत के बाद है ना वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। बिहार में ये जो रेशो है ना ये 7.5% है, ठीक है। यूपी का 4.5% है रेशो सोसाइटल, राइट। पंजाब के अंदर 3% है ये। तो ये क्या है कि एडवर्सिटी कोसेंट लो की वजह से नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी ही हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो जिस बच्चे का अगर ये लेवल कम है उसको हम एक ट्रेनिंग देते हैं जिसका नाम है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जो कि 2 दिन की ट्रेनिंग है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसके सिर में दर्द ज्यादा रहते हैं, जिस बच्चे को यूं लगता है, ये ट्रेनिंग हम 50 साल तक के व्यक्ति को भी दे सकते हैं, ठीक है। जिसका सीक्यू लेवल कम है, जो बोलने में कतराते हैं, दिक्कत आती है बोलने में, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को, तो उनकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग में क्या होता है कि ब्रेन के न्यूरॉन सेल की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, जिसके माध्यम से हम अपने ब्रेन में परिपूर्ण होकर के हम उस लेवल तक जा सकते हैं जहां पे हमें नुकसान हो रहा है, तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। यस, लास्ट पेज है ये। उसके बाद हमारा न्यूरॉन सेल कैसे काम करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, लास्ट 5 से 7 मिनट लास्ट टॉपिक रहेगा ये। देखो हमारी दुनिया में 4 तरह के नेचर होते हैं, बिहेवियर नेचर 4 तरह के होते हैं। एक तो डोमिनेंट नेचर होता है, जो कि 37% लोग हैं इस दुनिया में ऐसे लोग। डोमिनेंट नेचर किन का होता है? जो लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, बहुत जिद करते हैं किसी चीज को लेके, यानी किसी की बात सुनते नहीं है, पहले अपनी बात रखना पसंद करते हैं। और डोमिनेंट लोग जो होते हैं ये इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, रद्दी भी हो सकते हैं, बीच के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। डोमिनेंट पर्सन की पहचान क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि डोमिनेंट है? आप को फिंगरप्रिंट की पहचान होना चाहिए। फिंगरप्रिंट टेस्टिंग सभी बच्चों को आना चाहिए, आज के जमाने में बहुत ज्यादा कंपलसरी एजुकेशन है ये, ठीक है। हम इसका एक ट्रेनिंग सेशन लेंगे, उसमें आपको सभी को बताएंगे कि किसी का भी नेचर अगर आपने देखना है तो फिंगरप्रिंट से कैसे नेचर देख सकते हो। आपका लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा होता है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट का जो टाइप होता है, जिसमें आपको गोल सर्कल मिलेंगे, जैसे कि ऐसे गोल सर्कल मिलेंगे, ये आपको ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे इसको। उसमें जो गोल चक्कर वाले होंगे वो डोमिनेंट होते हैं, जिसके फिंगरप्रिंट की लेफ्ट हैंड की आकृति झोपड़ी नुमा होगी, टेंट की तरह होगी, वो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को मोटिवेशन की नीड होती है बहुत ज्यादा। अगर ऐसे लोगों से हम है ना तू तड़ाक बात करेंगे तो ये लोग है ना बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होते हैं। तो पेरेंट्स को पता लग जाए कि मेरा बेटा डोमिनेंट है, तो हमेशा ऐसे बच्चे से बात करें, हमेशा डोमिनेंट बच्चे से ऐसे बात करना चाहिए कि बेटा आप अपनी बात बताओ, क्या कहना चाहते हो। अगर आप उसको बोलोगे पहले आप चुप हो जाओ मेरी सुनो, तो बच्चा कभी भी अपने पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। जिस दिन शादी हो जाएगी ना उसी दिन अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शादी में तो पैसे लगते हैं ना, पापा के लगवा देगा पैसे, उसके बाद तीसरे दिन उसके बर्तन अलग मिलेंगे। सच्चाई बता रहा हूँ आपको ये बात में। जो डोमिनेट बच्चे होते हैं, जिसकी बात सुनते नहीं है पेरेंट्स, जिनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है पेरेंट्स के साथ में। इन्फ्लुएंशियल लोग वो होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं ना, सोसाइटल सबसे ज्यादा यही करते हैं, सोसाइटी। ऐसे लोगों को ना कई बार पेरेंट्स बहुत गुस्से में बात करते हैं, बट इनको नीड होती है मोटिवेशन की। ऐसे लोगों को थोड़ा सांत्वना देनी चाहिए, हमेशा बच्चे को बिल्कुल प्यार से लेकर फिर लास्ट में थोड़ा खींचना है तो लास्ट में खींच दो। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, शुरू में गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे बच्चों को, और ऐसे लोगों को हर्ट बहुत होता है। ये लोग ना पीछे से रोते बहुत है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो, ये दुनिया में 21% लोग हैं। एक स्टडी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर में स्टडी पर्सनैलिटी की बहू आ जाए। स्टडी पर्सनैलिटी की बहू कौन होती है? जो बहुत शरीफ होती है, जो सबकी सुन लेती है, चुपचाप सारे काम कर लेती है। ऐसी बहू या ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या होती है? मेल फीमेल कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति की पहचान होती है अंगूठे के अंदर एक डेल्टा मिलेगा और एक साइड में ऐसा मिलेगा जैसे पानी का बहाव है, राइट। इसको चेक करने के लिए है ना आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग हम देंगे आपके स्कूल में, कॉलेज में, राइट। आगे हम बात करते हैं वेरी डेंजरस कैटेगरी है ये, सबसे खतरनाक कैटेगरी की बात करेंगे अब। जो पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूं वो यही ट्रेनिंग है कि कंप्लाइंट पर्सनैलिटी का बच्चा घर में पैदा होना ही नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों के अंगूठे में देखोगे ना तो एस लिखा मिलेगा आपको, एस का मतलब स्मार्ट। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो एक तो झूठा है वो,
एक वो चोरी भी करेगा, वो एटीएम भी उखाड़ेगा, बैंक में चोरी भी कर सकता है। अगर ऐसा कोई बच्चा घर में पैदा हो जाए तो खतरनाक है भाई। और चलो कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे अगर हमें मिल गए तो हम उनका नेचर चेंज करने तक की हिम्मत रखते हैं। ऐसा एक बच्चा मुझे मिला था, पीकेआर जैन स्कूल है, अंबाला पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने है, जिसके अंदर लगभग 1700 बच्चे स्कूल में। ओनर का बच्चा था, खुद स्कूल के ओनर का बच्चा था, राइट। उनका जो बच्चा था वो बच्चा ऐसा इस कैटेगरी का बच्चा था, राइट। और उस बच्चे की उम्र 17 साल है। फॉर्च्यूनर गाड़ी घर वालों ने ला के दे दी है, मतलब इतना पागल बनाता घर वालों को। और ऐसे बच्चे का हम इलाज करके आए हैं, आप काफी इंप्रूवमेंट उस बच्चे में, राइट। तो उसका इलाज क्या होता है, न्यूरॉन सेल की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है। जब दिमाग सेट हो जाता है ना तो वो चीज वही काम करता है। जब फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने का एक ही तरीका है, ब्रेन इंजीनियरिंग, जिसमें हम दिखाते हैं कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। एक्साइटेड हो आप देखने के लिए? यस और नो? ओके, ये हमारा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। इसको रिसर्च किया था, इस टेक्नोलॉजी को, ये डॉक्टर सतीश कुमार के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को रिसर्च किया गया है। अब हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो दिमाग है, इस टाइम पे आपका दिमाग अंदर से काम कैसे कर रहा है। एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि न्यूरॉन सेल कैसे काम करते हैं। देखो, इसको ध्यान से देखना आपने। ये जापान के लोगों ने किसी जिंदा व्यक्ति का दिमाग निकाल के, जिंदा व्यक्ति का दिमाग 2.5 महीने तक भी निकाल के रख सकते हैं। जिंदा व्यक्ति का दिमाग 2.5 महीने तक भी निकाल के लेबोरेटरी में रख सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो लोग एक्सीडेंट होते हैं ना, जिनको जो ट्रॉमा में जाते हैं, जिनका दिमाग फटता है, दिमाग एक्सीडेंट होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, कभी भी देख लेना, उनका दिमाग निकाल के रख दिया जाता है, ठीक है। दिमाग अलग सा होता है, उस किसी भी पार्ट से कनेक्टेड नहीं होता, सिर्फ नसों से कनेक्टेड होता है। नसों का कनेक्शन काट दिया जाता है और उसको एक आर्टिफिशियल तरीके से कोई दूसरा दिमाग के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे वो अच्छे से बॉडी मूवमेंट कर लेती है। हमारे बॉडी के अंदर 1400 नसें होती हैं, 1400 नस होती है, जिसमें 1400 नसों में 1100 नसें तो हर टाइम काम करती हैं। नस जो होती है ना, नसों में जो खून दौड़ता है, उससे हमारा बॉडी में करंट पैदा होता है, जिससे जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं तो ये नस के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। जो आपने देखा होगा, जिस इंसान को पैरालाइज हो जाते हैं, जो इंसान पैरालाइज होता है, क्या वो अपने हाथ को मूवमेंट करता है? उसका करंट खत्म हो गया, उसकी जो नसें है ना, खून वही ब्लॉक हो गया है। जब तक खून दौड़ेगा तब तक आप मूवमेंट करोगे, राइट। हमारा लेफ्ट ब्रेन जो होता है, इससे हमारा राइट बॉडी कनेक्टेड होता है। राइट बॉडी मतलब आप ज्यादातर कौन से हाथ से लिखते हो? राइट हैंड से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एजुकेशन हमारी लेफ्ट ब्रेन से होती है और हम राइट हैंड से लिखते हैं। क्लियर? आपने एक वीडियो देखना, देखो न्यूरॉन सेल काम कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप अभी है ना, जैसे हम नींद में होते हैं, तो नींद से हम जस्ट उठे हैं, उठते ही हमारा जो न्यूरॉन सेल का ट्रैफिक है, देखो ऐसे दौड़ना स्टार्ट हो गया। ये हमारे ब्रेन के अंदर का पिक्चर है, जिसमें न्यूरॉन सेल है ना, सुबह सुबह जैसे उठते हैं तो आपके दिमाग में आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं, और रात को जो न्यूरॉन सेल होते हैं ना, वो ये बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं। जैसे अब तो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये रात के टाइम पे जहां पे होते हैं वहीं रुक जाते हैं। और ब्रेन के अंदर जो आवाज आ रही ना, ऐसी सेम आवाज आपको सुनाई देगी। अगर आपको आवाज सुननी अपनी, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक इसमें मेडिटेशन होता है, वो मेडिटेशन केवल 6 मिनट का होता है। आपको अंदर से ऐसी आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी, सबको सुनेगी अपनी आवाज, जब साइलेंट प्लेस पे होते हैं, राइट। आप देखो, इसमें ना सफेद से तारे टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। एक लेक्चरर या क्लास टीचर ने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, और टीचर बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है वो कान की तरफ से या आंखों की तरफ से सिग्नल अंदर भेज देते हैं।
हमारे ब्रेन के अंदर, और न्यूरॉन सेल के ऊपर छोड़ देते हैं सिग्नल को। अब सिग्नल देखो, ये जो व्हाइट कलर के आपको तारे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिग्नल है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। तो जैसे इसके अंदर आएंगे तो 1 सेकंड के 16वें हिस्से में उसका सॉल्यूशन करके वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं है तो वो उसको डस्टबिन में डाल देगा। और जैसे उसके न्यूरॉन सेल एक्टिव हो तो उस सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट क्रिएट है तो तुरंत उसको कैच करके मेमोरी में डालने का काम करेगा। मेमोरी कहाँ होती है आपकी? मेमोरी ऐसा तो है नहीं कि कोई चिप लगी हुई है अलग से। आपकी जो मेमोरी का काम करते हैं वो न्यूरॉन सेल का ही काम होता है। एक न्यूरॉन सेल में मेमोरी होती है अपने आप में, वो उसके अंदर स्टोर कर लेती है डेटा को। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आप जैसे है ना कोडिंग होती है ब्रेन के अंदर, जैसे आपने सुना होगा ना आजकल कंप्यूटर में कोडिंग सिस्टम चल रहे हैं। आप कोई भी किसी भी बुक को पढ़ते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिक कोडिंग कर देता है। एक होता है कोडिंग, एनकोडिंग बोलते हैं, एक होता है डबल कोडिंग, एक होता है ट्रिपल कोडिंग। आप कभी भी याद करो किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी कंटेंट को तो आप हमेशा ट्रिपल कोडिंग किया करो। ट्रिपल कोडिंग करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो पर्सन को याद कर लो, कर लिया, वो तो है एनकोडिंग, सिंगल कोडिंग होती है। वो आपकी है ना सिनेप्सिस होती है ब्रेन के अंदर। सिनेप्सिस का मतलब जैसे उसको सीरीज में लगाएगी, कोई भी चीज है ना सीरीज में लगती है जाके, जैसे आप कोई कंटेंट पढ़ते हो तो सीरीज में लग गया, फिर उसको है ना न्यूरॉन सेल एक्सेप्ट करके उसकी कोडिंग बना देते हैं कि उसको एक कोड वर्ड होते हैं ब्रेन के अंदर जिसमें वो स्टोर हो जाता है। डबल कोडिंग क्या होती है? आप कोई भी चीज याद करते हैं ना, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं लंबे समय तक याद करने के लिए। जो भी याद किया ना उसको फ्रेंड के सामने डिस्कस किया करो, ओपन डिस्कस, वो होता है डबल कोडिंग। और डबल कोडिंग के बाद में अगर आपने वो चीज जिंदगी में कभी भूलनी नहीं है, आप चाहो कि 60 साल में मुझे वो चीज याद होनी चाहिए, तो आप ट्रिपल कोडिंग में किसी भी चीज को इमेजिनेशन किया करो। क्या इमेजिनेशन का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई पर्सन याद किया, माना कि उसमें है ना आप एक हिस्ट्री का क्वेश्चन याद कर रहे हो और गजनवी का जिक्र है उसमें, ठीक है, या बाबर का जिक्र है, तो आप खुद बाबर बन जा करो, ठीक है। इमेजिनेशन होता है कि मैं बाबर हूं और मेरा दोस्त वो है, एक इमेजिनेशन किया करो। मैं गारंटी देता हूं ट्रिपल कोडिंग में कभी भी चीज आपके दिमाग से नहीं जाएगी। इसको याद करने का जो तरीका है मैं आपको सिखाना चाहूंगा बाद में, जैसे हम ट्रेनिंग का एक पार्ट बनाएंगे उसमें। ये 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोसेस लगाएंगे आपके कॉलेज में, जिसमें हमारा पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आगे इसमें देखो, आपको ये जो ये न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन सेल है, और न्यूरॉन सेल से न्यूरॉन सेल कनेक्ट हो रखे, देखो ये है न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल से कनेक्टेड होता है तो उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके जब भी एक न्यूरॉन सेल में अगर डेटा फुल हो गया तो ऑटोमेटिक डेटा को अगले न्यूरॉन सेल को ट्रांसफर कर देते हैं कि आप इसकी कोडिंग बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो टीचर, हम जैसे प्रोफेसर लोग यहाँ पढ़ाते हैं, इसी तरीके से ब्रेन भी अंदर से ऐसे काम कर रहा है। इनके भी डिपार्टमेंट है, मैथ का एचओडी पेरिटल लोब है, साइंस का एचओडी ओसिपिटल है, हिंदी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का एचओडी आपका पेरिटल टेम्पोरल लोब है, गेम का एचओडी आपका मोटर कॉर्टेक्स है, भगवान को पूजना है तो आपका सेंसरी कॉर्टेक्स है, अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है तो आपका फ्रंटल लोब एचओडी है, राइट। इसी तरीके से हमारे काम करते हैं। हम इसको अब बैक लेके जाते हैं, ज्यादा नहीं देखेंगे इसको, ये पूरा हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस में। एक चीज लास्ट दिखाना चाहता हूं आपको, ये हमारा एक मैथमेटिक्स का ब्रेन इंजीनियरिंग है। जो लास्ट कंटेंट है हमारा, ये किसी बच्चे को मैथ नहीं आता, अकाउंट्स नहीं आती, या बच्चा बिजनेस स्टडी में डाउन है, जिसको बैंकिंग सेक्टर में जाने में एग्जाम क्वालिफाई करने में दिक्कत है, या कोई बच्चा सीए बनना चाहता है कि सीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, सीएस फाउंडेशन नहीं जा रही बच्चे की क्लियर, राइट। ये सिर्फ 30 एज तक, 30 से ऊपर के लोग देखोगे तो आपको चक्कर से आएंगे, ठीक है, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये ब्रेन इंजीनियरिंग है, डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो ने इसके ऊपर 11 साल लगाए हैं। ये एजुकेशन में जापान से लेके आऊं कि बच्चे की ब्रेन इंजीनियरिंग करा के कैसे बच्चे की फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी 3 दिन में असर देती है, क्योंकि 48 आवर्स मिनिमम चाहिए किसी भी न्यूरॉन सेल को एक्टिव करने के लिए। आप
हम आपको हमारे टेस्टिमोनियल आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, कितने बच्चों को हमने 25-25 बच्चों के अलग अलग बैच में, जिनको कुछ भी नहीं आता था मैथ में, उनके फीडबैक आप सुन सकते हो उसके अंदर। ठीक है, 100% गारंटी की 1.5 महीने बाद बच्चा अपने डिफॉल्ट मोड में काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं कि ब्रेन इंजीनियरिंग कैसे आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और न्यूरॉन सेल को एक्टिव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें कोई एक्टर नहीं दिखाई देगा, इसमें आपका ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल है वो इसको कैच कर जाएंगे अपने आप, ये क्या चीज है। आप सारे बच्चे इसको यहां पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे, फिर इसके ऊपर करेंगे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, टोटल हो जाएंगे 5 के 5। फिर आप ऐसा करो, इसको रिवर्स मोड में जाने दो ऐसे, फिर यहां आ जाओ, फिर आप क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आपने ऐसे देखनी इस वीडियो को, जस्ट एक डेमो है आपके लिए ये। जिन बच्चों का मैथ वीक है तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको डेमो दिखाया ये कि इस प्रकार से एक बंद कमरे के अंदर बच्चे को प्रोजेक्टर के द्वारा, डार्क रूम चाहिए हमें, यहाँ थोड़ा सा ओपन है और इतने सारे बच्चों में ब्रेन इंजीनियरिंग हो भी नहीं सकता। मैक्सिमम 50 बच्चे 1 क्लासरूम में होने चाहिए, ताकि हम सिंगल बच्चे पे कमांड बना के काम करते हैं। 1.5 घंटे का टॉपिक होता है ये जो आपका क्या काम करता है ये वीडियो। इसमें इस वीडियो को तैयार करने के लिए ब्रेन साइंटिस्ट और कंप्यूटर इंजीनियर लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए, 11 साल लगातार। ये जो फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। लास्ट 2 मिनट में खत्म करेंगे टॉपिक को। हमारी 5 तरंगे होती है दिमाग में, जिसको हम वेव्स बोलते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, साइंस के टीचर को पता था इसके बारे में, मैथ वाले भी बता देते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो कौन सी वेव्स काम करती हैं? हमारी डेल्टा वेव्स काम करती है जब हम निद्रा अवस्था में होती हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? आवृत्ति हमेशा हर्ट्ज में नापा जाता है। 0 से 4 हर्ट्ज आवृत्ति में जब हमारा दिमाग काम करते हैं तो हम सो जाते हैं। सोना मतलब क्या होता है? आप हीलिंग पोजीशन में आ गए, और जब हम सोते हैं तो दिमाग का और बॉडी का कनेक्शन कट जाता है। जब तक दिमाग का और बॉडी का कनेक्शन रहेगा तब तक हम किसी मूवमेंट में रहेंगे, सोचते रहेंगे, राइट। न्यूरॉन सेल जो होते हैं वो आपके रुक जाते हैं जब आप सो जाते हैं। क्लियर है? आप सारे बच्चे जो आप मेरे को विजुअलाइजेशन तरीके से समझ पा रहे हो ना, ये सबसे बेस्ट एजुकेशन मानी गई है, राइट। तो प्यारे बच्चों, एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे बीच में सर ने मुझे 15 मिनट सुना था और सर को ये एजुकेशन बहुत अच्छी लगी, और उस अच्छी लगने के बाद में सर ने इतना जल्दी कमांड बनाया। हमारे डॉक्टर गोयल जी ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, डॉक्टर गोयल जी मेरे को फीडबैक देंगे इस सेमिनार का, कि जितना साइलेंटली आपने मुझे सुना है शायद ऐसा किसी को नहीं सुना होगा आपने, राइट। आप लोग बहुत प्यार से बैठे हैं, और इतना कोऑर्डिनेशन अगर आपने बनाया है तो कहीं न कहीं ये एजुकेशन आपको अपने करियर की तरफ लेके जाएगी। ध्यान से सुनने की जरूरत है। अल्फा जो हमारी डेल्टा वेव्स होती हैं उससे हम सो जाते हैं। 0 से 4 डिग्री हर्ट्ज पे हमारा दिमाग काम करता है, यानी न्यूरॉन सेल जब आपके डेल्टा वेव्स में गमन करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। नींद आने के बाद सुबह उठते हैं तो हम थीटा वेव्स में होते हैं। किस में होते हैं? थीटा वेव्स में। थीटा वेव्स आपकी 4 से 8 हर्ट्ज यानी 4 से 8 आवृत्ति में काम करती हैं। हम उसमें आलस में होते हैं, जैसे हम सोने के बाद कई बार तो 1 घंटे तक पड़े रहते हैं, सोचते ही नहीं है कि करना क्या है। जैसे कि सुबह स्कूल में जाना है, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो खुद उठ के सब कुछ काम करके ड्रेस पहन के जल्दी जल्दी स्कूल में टाइम पे पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि पापा 4 बार बोल चुके हैं, मम्मी 5 बार बोल चुकी है, अब तक बेड छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। वो बच्चे होते हैं थीटा वेव्स में, जो आलस की कंडीशन में होते हैं, राइट। इसमें आलस होता है, और थोड़ा सा हम अच्छा भी सोचते हैं, गलत भी सोचते हैं कि छोड़ो यार नहीं जाएंगे आज कॉलेज। अब उससे आगे जैसे कॉलेज में आप आ चुके हैं, कॉलेज में आने के बाद में अल्फा वेव्स में आ जाते हो। आप किस में आ जाते हो? अल्फा वेव्स में। अल्फा वेव्स क्या करती हैं? आपको आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं, और तुरंत टीचर के सामने बैठ जाते हो, किसी भी कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हो। जितनी भी पढ़ाई करते हो, जितनी भी बातें करते हो दोस्तों से, जो आप एंजॉय के मूड में होते हो, तो अल्फा वेव्स में होते हैं। किस में होते हैं? अल्फा वेव्स में होते हैं। उसके बाद हम बीटा वेव्स की बात करेंगे। बीटा वेव जो होती है
वो सबसे खतरनाक वेव्स होती हैं। जब हमारे न्यूरॉन सेल बीटा वेव्स में काम करेंगे तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के शिकार होते हैं। जैसे नेगेटिव एनर्जी क्या काम करती है कि आपको है ना, जैसे चिड़चिड़ापन बनाएगी आपके अंदर, दिमाग में सिर में दर्द करेगी, स्ट्रेस जो होता है ना, जो दिमाग में स्ट्रेस होता है। मैंने कर तो एमएससी मैथ रखा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मेरे से टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा, मेरे से बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं है कि मैं बेरोजगार बैठा हूं। तो ये आलस की कंडीशन, जो आपकी बीटा वेव सबसे ज्यादा काम करती है 25 साल से लेके 40 साल के बीच में, जब तक हम वेल सेटल्ड नहीं होते, तो बीटा वेव सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। और जिस बच्चे की बीटा वेव सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसको हम ट्रेनिंग के दौरान उसको अल्फा और गामा में लेके आएंगे। गामा वेव्स क्या होती हैं? सबसे लास्ट की वेव्स बचती हैं, उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। अल्फा वेव्स काम करती हैं, हम 8 तक पहुंच गए थे ना, 8 हर्ट्ज से लेके 13 हर्ट्ज तक हमारी अल्फा वेव्स काम करती हैं, और 13 से 27 हर्ट्ज तक हमारी बीटा वेव्स काम करती हैं। जैसे आप 27 हर्ट्ज से ऊपर चले जाओगे तो आपके गुड डिसीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि गामा वेव्स के एग्जांपल होते हैं। जो गामा वेव्स होती है वो अगर आपकी 27 से लेके 35 तक काम करेगी तो आपने कुछ अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, अच्छा करना जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। 35 से लेके अगर 50 हर्ट्ज पे अगर आपका दिमाग आ गया, वो गामा वेव्स में मैक्सिमम 60 हर्ट्ज होता है, और 60 हर्ट्ज से ऊपर आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती बिल्कुल भी। उसके बाद सिर्फ जानवरों की फ्रीक्वेंसी काम करती है, जैसे कुत्ते की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है, 1200 हर्ट्ज तक भी काम करती है, राइट। आप कभी भी डॉग्स को देखते हो ना, जब भी तूफान आता है या किसी के घर में डेथ होने वाली हो तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको एक चीज बताता हूँ, कुत्तों की या जानवरों की, जैसे गाय होती, भैंस होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी, बिल्ली होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होती है कि ये 3 दिन आगे की भी सोच सकते हैं, कुछ भी, बहुत ज्यादा हाई होती है। इनके ऊपर रिसर्च किया गया है पूरी तरह से कि डॉग्स की फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज तक, हमारी 60 हर्ट्ज तक काम करती है। और 60 हर्ट्ज पे अगर कोई इंसान चला जाए तो वो साधु संत बन जाता है। आपने देखा बहुत सारे साधुओं के पास में इतने लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? वो है ना, किसी भी समस्या का समाधान बता देते हैं तुरंत, और वो समाधान ऐसा होते हैं कि वो पारों पार जाता है। वो इंसान को वो चीज बोल देते हैं कि आप ये कर लेना, और वो जाके कर देता है। इंसान तुरंत चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि इंसान की क्या मनोवृत्ति है, राइट। तो एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, गामा वेव्स में आप लोग कब आते हैं? जब आप लोग एजुकेशन पूरी कर लेते हैं और आप अपने करियर की तरफ चलते हैं, तो या तो गामा वेव्स में होते हो आप, या आप बीटा वेव्स में होते हो। बीटा वेव्स में आपकी लाइफ खराब होती है। तो बीटा वेव्स में नेगेटिव एनर्जी के शिकार होते हैं, तो कोशिश करें अपने आप को उससे बचाने के लिए। उसका इलाज क्या है? अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियो देखो, मोटिवेशनल चीजें देखो, ठीक है। सुहानी साहब, संदीप महेश्वरी, कितने अच्छे अच्छे शोज देते हैं, आप उनको पढ़ा करो, देखा करो, ठीक है। फ्रेम ऑफ माइंड किताब, जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसकी आप विकिपीडिया में डाउनलोड कर लो आज ही। फ्रेम ऑफ माइंड और मल्टीपल इंटेलिजेंस, 2 किताब ऐसी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरी जिंदगी को बदलने में उस बुक्स का बहुत ज्यादा रोल है, राइट। उसी के बाद में मैंने मोटिवेशन लिया कि मैं इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा, राइट। वैसे बीटेक सिविल इंजीनियर रहा हूं मैं, 2014 का पास आउट दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन उससे मजा नहीं आया। इसके बाद हमने ब्रेन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो आप सारे बच्चे, जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत है, जिनका आईक्यू कम है, कोई बच्चा चाहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, तो हम हमारे जो कोऑर्डिनेटर सर है, प्रिंसिपल सर है, इनसे परमिशन लेंगे कि आपके स्कूल में हम एक ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाएंगे यहाँ पे 5 डेज की, जो कि एक हफ्ते में एक दिन होगी, जो कि हम सैटरडे को लगा सकते हैं सिर्फ। बाकी दिन हमारे सारे बुक है और दिन हम आ नहीं सकते, क्योंकि स्कूलों के प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे। दिवाली के बाद में एक हफ्ते में एक दिन ट्रेनिंग कराएंगे, 2 घंटे। ये सोच के आए कि हमने क्लास से उठना नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ को चेंज करने का हम काम कर सकते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे लेवल पे आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन माइंडसेट। माइंडसेट नहीं है ना, तो सड़कों पे घूमते रहोगे, बसों में चढ़ते रहोगे, उतरते रहोगे, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए माइंडसेट और ब्रेन के न्यूरॉन सेल अगर आपके एक्टिव नहीं है तो आप उस चीज से हमेशा डिप्राइव रहेंगे, राइट। लास्ट में मेरा एक संदेश आप सभी बच्चों को ये है कि आप अपने आप को
कम मत आंकना, आपके दिमाग के अंदर कुछ न कुछ स्पेशल है। इंटेलिजेंस ओनली इंटेलिजेंस इज डिपेंड नॉट ओनली ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे आपकी इंटेलिजेंस डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको बोला कि राजस्थान का वो बच्चा, जिस बच्चे ने एक दिन भी स्कूल जाके नहीं देखा और एक पत्थर लेकर मूर्ति बना के 15,000 में बेच देते हैं। आदिवासियों के ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को, वहां छत्तीसगढ़ के अंदर जो जंगल होते हैं, आदिवासी सबसे ज्यादा रहते हैं वहां पे, तो हमारे जो ऑफिसर होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के बाद भी वो रास्ता पार नहीं कर पाते। लेकिन वो आदि मानव के जो बच्चे हैं, जो अनपढ़ बच्चे हैं, वो बगैर ट्रेनिंग के भी उस रास्ते को, जंगल को पार कर जाते हैं। वो भी एक इंटेलिजेंस अपने आप में। कभी ये मत सोचना एक वो 2 टुकड़े जो पत्थर के लेकर के बजाते हैं ना, उनको वावा बोलते हैं हम, वो भी एक इंटेलिजेंस है। आप अपने आप को ये मत सोचना कि इंटेलिजेंस ओनली डिपेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पर डिपेंड नहीं है। आप अपने आप को परखो, अपने न्यूरॉन सेल देखो कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे एक्टिव है, उसी सेक्टर में अगर आप काम करोगे तो आपकी इंटेलिजेंस वही है और उसी सेक्टर में आप सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो आप सारे बच्चों के न्यूरॉन सेल चेक करेंगे, हम पूरी तरह से बताएंगे कि आपका सबसे बेटर करियर कहाँ पे है। राइट, ये मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा 4 साल का। तो आप लोग भी अगर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो फर्दर हम ये मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे मैनेजमेंट हमें ऑर्डर करते हैं, आदेश करते हैं, तो हम आपके बीच में फिर से होंगे। एक बार आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कि आपने मुझे ध्यान से सुना। आप लोगों ने इस कंटेंट को बड़ा ध्यान से सुना है। आपके यहाँ टोहाना के अंदर 4 स्कूलों में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रखी है। हम चाहते हैं कि कॉलेज लाइफ में, हालांकि हम कॉलेज में बच्चों को बहुत कम कराते हैं क्योंकि कॉलेज में जो बच्चे होते हैं ना, ये सेल्फ स्मार्ट ज्यादा होते हैं। ये यूं सोचते हैं कि हमारे से तो अच्छा कोई है ही नहीं, ये क्या पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ाएगी। बेटा, जिस बच्चे का लर्निंग मोड टूट गया उसका करियर खत्म है, तबाह है। जिसने ये सोच लिया कि अब मैं किसी से नहीं पढ़ सकता, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, उससे बड़ा कोई घमंड नहीं होता। सीखने की, पढ़ाने की और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, आपके न्यूरॉन सेल 30 साल तक तो इतने एक्टिव होते हैं कि जो मर्जी एग्जाम पास कर सकते हो। 30 साल के बाद हमारा माइंड इतना फ्लक्चुएट हो जाता है कि हमें खुद को समझ नहीं आता कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यही उम्र है बनने की, यही उम्र है टूटने की। बनने की, टूटने की यही उम्र है। इसमें कुछ कर लोगे तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट एक क्रूशियल एज है अपने आप में। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट का और प्यारे बच्चों आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद। आगे नहीं आए कुछ? आशा है और पूरा विश्वास है आज का जो ये सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए कुछ नया हो, लाइफ में आप आगे बढ़े, आने वाले लाइफ के बारे में कुछ सोच सकें और सोचने के बाद जो मंजिल आपने तय की है उस तक आपकी पहुंच हो। इस प्रकार का एक कार्यक्रम है जो यहाँ पर रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रेन टेक्नोलॉजी से, यूनिवर्सिटी से और उनके टीम का। आप यहाँ हमारे विद्यार्थियों को अच्छे से बता पाए, क्योंकि अभी तक माइंड को, हमारे व्यवहार को, हमारे मस्तिष्क को क्या सोचता है, किस प्रकार का बिहेव करता है, या हमारे लिए व्यवहार पूरा उसके बारे में, उसको साइंस से कम ही जोड़ जाता है। मैं पता नहीं क्यों कैसे। और बारीकी से जब मैंने इनको सुना, इन्होंने बताया कि इस प्रकार की वेव्स होती हैं और इसके बारे में मैंने पहले भी मतलब इसका जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने वहाँ पर इन्होंने तो काफी अध्ययन किया है, क्योंकि मैंने बुक पढ़ी है और सुना भी। उसी दौरान मैंने तुरंत मतलब को बोला कि ये आपके साइंस का है और साइंस को अब हम सोशल स्टडीज या अन्य जो विषय हैं उनके साथ भी जोड़ें। और मेरे को उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा।